वही कार्य जिसने रागनार के नाजुक संतुलन को तोड़ दिया। ट्रोविन निर्धारित समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में विफल रहा और उसी क्षण से युद्ध की घोषणा कर दी गई, मानो दुनिया खुद उस हथौड़े के गिरने का इंतजार कर रही थी। नौ ड्रैगन काउंसिल चैम्बर के अंदर तूफानी बादलों से भी भारी माहौल छाया हुआ था। बातचीतें हवा में स्थिरता की तरह गूंज रही थीं। एक आवाज ने खामोशी को तोड़ा, तीखी और सतर्क। उत्तरी महाद्वीप के सरदार संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी आवाज ने अहंकार से भरी हुई चुनौती दी, यह बेकार है। एक बेतरतीब विद्रोही सभा कुछ नहीं बदलती। एक और व्यक्ति ने खोखली हंसी दी। उनकी आंखें उनके बीच खाली कुर्सी पर टिकी रहीं, एक सीट जो विश्वासघात से खाली हो गई थी। शून्य उनका मजाक उड़ा रहा था। फिर भी किसी ने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। परिवार का मुखिया चुप रहा, एक मूर्ति की तरह स्थिर। लेकिन चुप्पी की भी सीमाएं होती हैं। उत्तराधिकार एक छाया थी जिससे वे हमेशा के लिए नहीं बच सकते थे। चैम्बर के दूसरी ओर से एक सदस्य ने अंततः असहज होकर कहा, क्या यहां उत्तराधिकार पर चर्चा करना बहुत जल्दी नहीं है? सफेद ड्रैगन आगे झुका। उसके शब्द ठंडे और कटु थे, जैसे एक अदालत के अभियोजक। बहुत जल्दी, यही सही समय है। यदि उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सत्ता के लिए टकराने लगे तो हम भीतर से ही बिखर जाएंगे। क्या यही आपदा की परिभाषा नहीं है? कक्ष के दूसरी ओर एक ड्रैगन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। अपनी जुबान पर काबू रखो, अपनी निंदा पर ध्यान दो। सफेद ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं, झुकने से इनकार करते हुए। इसे निंदा कहो अगर तुम चाहो, लेकिन बताओ, क्या मैं गलत हूं? चर को जंगली आग बनने से पहले समाप्त करना होगा। तनाव धुएं की तरह गहरा हो गया, जब तक कि एक और परिषद सदस्य ने अंततः हस्तक्षेप नहीं किया, संघर्ष से थककर। बस तुम दोनों, यह सभा विवाद के लिए नहीं है। एक उचित सभा आयोजित की जानी चाहिए जहां हर संबंधित आवाज मौजूद हो। यदि कोई उपयुक्त अवसर आता है तो हम उसे प्रत्यक्ष देखकर निर्णय लेंगे। दृश्य फिर लॉर्ड ब्रोक के अड्डे की ओर बदलता है। विशाल गुफा में थियो का पसीने से तर शरीर चमक रहा था जब वह अपनी तलवार को निरंतर बल के साथ घुमा रहा था। हर वार बिजली की तरह हवा को चीरता, और फिर भी उसके पिता की आधी तलवार उसके दिमाग में एक भ्रष्ट प्लेलिस्ट की तरह फुसफुसा रही थी। मार डालो, सबको मार डालो, सब कुछ ले लो, जो चाहो उसे छीन लो। अंततः उसके हाथ कांपते हुए थियो रुक गया। उसकी सांसें तेज और नियंत्रित थीं, लेकिन उसका मन तलवार की विषैली गूंज से जल रहा था। उसी क्षण उसकी अनुबंधित संरक्षक ड्रैगन लॉर्ड ब्रोक दृश्य में आई। उसकी उपस्थिति उस स्थान को एक जनरल के युद्ध कक्ष में प्रवेश करने की शांत अधिकारिता से भर रही थी। उसकी आवाज में वजन था। क्या अब भी तुम्हें पागल ड्रैगन सम्राट की शेष नाराजगी का बोझ महसूस होता है? थियो का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें गहरी हो गईं। हाँ, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन स्थिर। इतने समय के बाद भी तलवार अभी भी मुझे प्रभावित करती है। यह अभी तक असहनीय नहीं है, लेकिन यह जानकर कि यह शापित तलवार कभी पागल ड्रैगन सम्राट की थी, मुझे खाए जाती है। उसने अपनी नजरें नीची कर लीं, फिर लगभग अनिच्छा से जोड़ा, और फिर भी इसके माध्यम से मैंने उसके क्षेत्र की झलक देखी है। एक भयानक नशे में करने वाली शक्ति। ब्रोक की आंखें यादों से कठोर हो गईं। पागल ड्रैगन सम्राट, यह नाम कभी मिट नहीं सकता। वह वही था जिसने मेरा दिल चुराया। थियो की तलवार पर पकड़ ढीली पड़ गई। तुमने मुझे पहले भी यह बताया था, और इससे बोझ और भारी हो जाता है। क्यों मेरे पिता ने मुझे यह सौंपा? ठेकेदार, ब्रोक ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी आवाज एक ड्रिल प्रशिक्षक की तरह थी, जो एक सैनिक को वापस पंक्ति में खींच रही हो। तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए। यदि आप लापरवाही से जल्दबाजी करेंगे तो आप एक ऐसे दुश्मन से टकरा जाएंगे जो आपकी पहुंच से बाहर है, जैसे आपने पिछली बार किया था। फिर विषय को एकदम से बदलते हुए उसने पूछा, वैसे क्या आपका कटा हुआ हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है? थियो ने सिर हिलाया। हाँ, उच्च पुजारी के तत्काल उपचार के लिए धन्यवाद। ब्रोक ने हाथ बढ़ाया, उस निशान वाली त्वचा पर हाथ फेरा जहां कभी हाथ कटा हुआ था। थियो आश्चर्य से सख्त हो गया। क्या वह वास्तव में मेरी चिंता कर रही है? उसका स्पर्श चिकित्सकीय था, लेकिन यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। निरीक्षण के बाद उसने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो गए हो। उसकी नजर ऊपर उठी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? थियो जवाब दे पाता, इससे पहले ही उसने उसे जल्दी से विदा कर दिया। आज के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण, कोई और तुम्हें ढूंढ रहा है। और थियो, हर बार जब तुम आते हो तो मेरी गुफा को बर्बाद करना बंद करो। एक गड़बड़ करता है, दूसरा उसे साफ करता है। थियो ने हल्की मुस्कान दी। मेरे पास इसके लिए कोई बहाना नहीं है। दृश्य कैमेलिया पैलेस की ओर कटता है। थियो एक संदेशवाहक के सामने खड़ा है, उसके हाथों में सील की हुई चिट्ठी को देख रहा है। वह अपने आप से बड़बड़ाया, तो यह एक दस्ते का सदस्य था जो मुझे खोज रहा था। युवा स्वामी थियो, संदेशवाहक ने पूछा। उसने क्या कहा? थियो ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस अपने आप से बात कर रहा था। उसने मुहर खोली। उसकी आंखें तेजी से स्कैन कर रही थीं। उसके होठों से एक निराशाजनक गुस्सा निकला। धत्त, एक निमंत्रण? संदेशवाहक करीब झुका। यह भोज के लिए है।
डैफोडिल पैलेस, लेडी रिया रागनार का 18वां जन्मदिन। उसने भौहें चढ़ाई। एक भोज, अब जब युद्ध लगभग दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और ऐसी फिजूल खर्ची एक बेटी के जन्मदिन के लिए। थियो की आवाज में तीखापन था, स्पष्टता का एक किनारा। अराजकता के कारण ही इसे भव्य होना चाहिए। क्यों? दस्ते के सदस्य ने अविश्वास से पूछा। थियो ने समझाया। उसकी आवाज स्थिर और गणनात्मक थी। ट्रोविन के विश्वासघात ने रैगनार का संतुलन तोड़ दिया। ट्रोविन ने एक्सियन का समर्थन किया, लेकिन इसके बजाय मुझे छठा उत्तराधिकारी नामित किया गया। और भी बुरा यह कि एड की गद्दारी ने 9 ड्रैगनों में से एक को उसकी सीट से वंचित कर दिया। यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, ये एक मंच है। रागनार को बाहरी शक्तियों को दिखाना होगा कि यह अभी भी मजबूत है, और उत्तराधिकारियों और 9 ड्रैगनों के लिए यह एक दूसरे को मापने के लिए एक आदर्श मंच है। दस्ते के सदस्य की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। युवा प्रभु थियो, आपकी दूरदर्शिता अद्भुत है। उसकी उत्तेजना बढ़ गई। तो क्या आप शामिल होंगे? थियो हल्के से मुस्कुराया। अगर वे मुझे देखने के लिए उत्सुक हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। दृश्य फिर से बदलता है, इस बार डैफोडिल पैलेस की ओर। भव्य भोज कक्ष झूमरों की चमक के नीचे चमक रहा था। भीड़ में फुसफुसाहटें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गपशप की तरह फैल गईं। वह आखिरकार आ गया। वह नया उत्तराधिकारी है, युवा स्वामी थियो रागनार। अंदर कदम रखते हुए थियो ने कक्ष को देखा और हर नजर का भार महसूस किया। जैसा कि उम्मीद थी, हर नजर मुझ पर है। यह जन्मदिन की मोमबत्तियों या उत्सव के बारे में नहीं है। ये रेशम में लिपटा युद्ध क्षेत्र है। स्वाभाविक रूप से भोज हॉल में हर कोई जानता था कि जन्मदिन का उत्सव केवल एक बहाना था। संगीत, शराब, भव्य सजावट, यह सब छलावरण था। वे लेडी रिया के 18वें वर्ष का जश्न मनाने नहीं आए थे। वे नए उत्तराधिकारी का आकलन करने आए थे। थियो उनकी निगाहों का भार महसूस कर सकता था, जैसे कोई सेलिब्रिटी रेड कारपेट पर कदम रखते समय महसूस करता है। आंखें इंतजार कर रही थीं, किसी गलती, किसी चिंगारी के लिए जिसे वे सुर्खियों में बदल सकें। अगर मुझे यहाँ एक मजबूत छाप छोड़नी है, उसने खुद से कहा, तो मुझे सटीकता के साथ काम करना होगा। एक निर्णायक कदम 1000 खाली मुस्कानों से अधिक मूल्यवान है। उसके पीछे से एक परिचित आवाज उसके कानों तक पहुंची। नवीन, शांत लेकिन शरारत की एक झलक के साथ ने कहा कि वह स्थिर नहीं बैठ सकता था और अपनी प्रतीक्षा में काफी हलचल मचा दी थी। उन्हें माय लॉर्ड कहकर सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए नवीन ने स्वीकार किया कि वह थियो के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। थियो उनकी ओर मुड़े, होठों पर एक सुखद मुस्कान के साथ। नवीन, मैंने तुम्हें लगभग पहचाना ही नहीं। यहां तक कि शादी में भी तुमने वह दाढ़ी नहीं बनाई थी। अचानक नवीन शर्म से लाल हो गया। वह दिन बस बहुत व्यस्त था, उसने हकलाते हुए कहा, अपने ठुड्डी को शर्मिंदगी से रगड़ते हुए। उनकी बातचीत अनदेखी नहीं रही। मेहमान हॉल में फुसफुसाने लगे, क्या वह वही नहीं है जिसने अकेले ही बाकुस परिवार की सफाई से बचा लिया? एक ने फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अब परिवार का मुखिया बन गया है। दूसरे ने जवाब दिया, विस्मय और अविश्वास के साथ, भले ही बाकुस एक बार गिर गया हो, वे अभी भी 6 स्तंभों में से एक हैं। एक और आवाज ने गंभीरता से कहा, और अब देखो, बाकुस परिवार का मुखिया छठे उत्तराधिकारी को भगवान कहता है। अविश्वसनीय। उनके चारों ओर गपशप की फुसफुसाहट सुनकर नवीन ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। मेरे प्रभु, सारी बातें हमारे बारे में हो रही हैं। आपके समय पर आगमन ने पूरे भोज को हमारी ओर मोड़ दिया है। थियो की नजरें हॉल में घूमी, बिना हिले। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमने माहौल बना दिया है। उसकी आवाज गहरी हो गई, वजनदार। अब महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। इससे पहले कि वह विस्तार से बता पाता, एक नई उपस्थिति भीड़ को चीरते हुए आई। तो यह है थियो रागनार, उस आदमी ने घोषणा की। थियो और नवीन दोनों ने मुड़कर देखा। उनकी हैरानी जल्दी ही संयम में बदल गई। उस व्यक्ति ने थियो को तीखी नजरों से देखा। मुझे लगता है कि यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं 5वां उत्तराधिकारी हूं। थियो के विचार दौड़ने लगे। हालांकि उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने मेरी सोच से पहले ही कदम उठाया। आदमी ने अपनी पीठ सीधी की, जैसे वह अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा हो। थॉर्किल रागनार, ब्लैक आयरन कैवेलरी का कमांडर। उसने अपना हाथ बढ़ाया। इस इशारे में गहरा अर्थ था। हॉल में उत्साहित फुसफुसाहट गूंज उठी। आखिरकार पूर्व प्रमुख उत्तराधिकारी और नए उभरे उत्तराधिकारी का मिलन होता है। थॉर्किल का स्वर शांत था, लेकिन उनके शब्द चुभने वाले थे। इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं है थियो। मैं केवल अपनी आंखों से छठे उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए व्यक्ति को देखने आया हूं। मुझे खुशी है कि यह वह बचकाना एक्सियन नहीं है। थियो ने उसे ध्यान से तौला। जैसा कि वे कहते हैं, थॉर्किल की छवि बेदाग है, लगभग आदर्श। लेकिन रागनार में, जहां केवल ताकत सम्मान का आदेश देती है, क्या कोई वास्तव में प्रतिद्वंद्वी का स्वागत खुशी से कर सकता है? उसने थॉर्किल का हाथ मजबूती से पकड़ा। ब्लैक आयरन कैवेलरी के कमांडर थॉर्किल रागनार, आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का थियो रागनार हूं। थॉर्किल की मुस्कान हंसी में बदल गई। अचानक उसकी दबावपूर्ण आभा बाहर की ओर फट पड़ी, जैसे गिरती हुई गगनचुंबी इमारत। वजन ने थियो को लगभग घुटनों पर ला दिया। तो सबसे छोटा उत्तराधिकारी
औपचारिकता से चिपके रहते हैं। शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं। उसकी हंसी अजीब थी, मजाक उड़ाने वाली। आराम से, मुझे भाई कहो। थियो का सीना दम घोंटने वाली आभा के खिलाफ चल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये असली रागनार की भावना है। उसने अपनी आभा को चुनौती में छोड़ा। कच्ची शक्ति थॉरकेल की शक्ति से टकराई। मेहमानों के बीच से आहें निकलीं जब वातावरण अदृश्य शक्ति से दरक गया। अपना संतुलन वापस पाते हुए थियो ने शैतानी मुस्कान के साथ सिर उठाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आराम से बुलाऊं तो भाई ही सही। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच अनकहा द्वंद्व शुरू हुआ। उत्तराधिकारियों का मौन शक्ति प्रदर्शन। हॉल के दूसरी ओर लैंक भाई बहन प्रवेश कर गए। भाई ने चिढ़कर अपनी कॉलर को खींचा। यह असहनीय है, मैं अभी इसे फाड़ देना चाहता हूं। बहन ने उस पर फुसफुसाया। सहन करो, तुम ही कारण हो कि लोग हमारे कबीले को जंगली कहते हैं। उनके पीछे से एक हल्की फुल्की आवाज आई। लगता है सब लोग पहले से ही यहाँ हैं। वे मुड़े, उनके चेहरे खेल उठे। रेमिंगटन नारियो, रेमी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आप दोनों कैसे हैं? भाई बहनों में से एक मुस्कुराया। तो यह पश्चिम का मशहूर विद्वान है। ये कहते हैं कि आप स्वयं जेनिथ ड्रैगन के प्रतिद्वंद्वी हैं। रेमी हंसे, सिर हिलाते हुए। अफवाहें हमेशा सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। उनकी नजरें भीड़ पर घूमी। वैसे क्या आपने थियो को देखा है? मैं उससे सफेद बख्तरबंद ड्रैगन कैवलरी के बारे में पूछना चाहता था। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, रे रागनार उसके पीछे प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति शांत लेकिन तीखी थी। क्या तुम थियो के बारे में पूछ रहे हो? रेमी चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोला, लेडी रे, मुझे माफ करें। भोज के सितारे के सामने मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ? रे ने अपना गिलास उठाया। उनकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि यह आयोजन वास्तव में क्या है। फिर भी उनका हाथ उन्हें धोखा दे रहा था। उसकी वाइन ग्लास हल्के से कांप रही थी। उसकी नजरें बदल गईं। थियो और थॉरकेल के बीच की टकराहट पर टिक गईं। लैंक भाई बहनों में से एक ने फुसफुसाया, क्या वह थियो है? रेमी ने धीरे से सांस छोड़ी। आंखें तेज थीं। और कौन यहाँ ऐसा करने की हिम्मत करेगा? दोनों उत्तराधिकारियों के बीच की शक्ति संघर्ष एक तूफान की तरह खिंचता चला गया। अंत में थॉरकेल ने अपने हाथ उठाए और हंसते हुए शालीनता से हार मान ली। मैं नहीं टिक सकता। थियो ने अपना सिर झुकाया, होंठों पर मुस्कान। यह क्या है भाई? क्या तुम मुझे जीतने दे रहे हो? थॉरकेल ने हंसते हुए कहा, मैं इसे नकारूंगा नहीं। बहुत अधिक विनम्रता उपहास की तरह लग सकती है, लेकिन मैं इसे सच में कह रहा हूं। अगर मैं अपनी जवानी में लौटता तो मैं वर्तमान के तुम्हारे सामने हार जाता, इसमें कोई शक नहीं। थियो ने शांत स्वर में जवाब दिया। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं भाई। थॉरकेल भीड़ की ओर मुड़ा। उसकी आवाज गूंज रही थी। देखो मेरे छोटे भाई को, उसे देखकर मुझे खुशी होती है। यहाँ तक कि थियो भी इस खुले बयान पर आश्चर्यचकित हो गया। फिर थॉरकेल ने अपना गिलास ऊंचा उठाया। अब चलो हम अपने प्याले रागनार के नए युग के लिए उठाएं। मेहमानों ने जोर से आवाज लगाई। गिलास उठाए, एक स्वर में नारा लगाया, रागनार के लिए। थॉरकेल थियो के करीब झुके। उनके शब्दों में गणना टपक रही थी। तुम्हारे पदार्पण के लिए काफी सफलता है, उत्तराधिकारी उम्मीदवार। थियो ने सिर झुकाया। धन्यवाद भाई। फिर भी अंदर से उसके विचार चाकू की तरह तेज हो गए। मैं सोच रहा था कि उसने मुझे इतनी खुलकर क्यों सराहा। अब मैं समझ गया। अपनी ताकत दिखाकर और फिर सार्वजनिक रूप से मुझे स्वीकार करके उसने अपनी स्थिति को सुरक्षित कर लिया और भीड़ को जीत लिया। जो गतिनवान ने मुझे बनाने में मदद की, अब वह उसकी है। थॉरकेल रागनार, वह उस मिलनसार मुखौटे के पीछे कम आंका जाने वाला व्यक्ति नहीं है। जब शोर थमा तो लैंक भाई बहनों में से एक थियो के पास आया। तुमने हमें अपनी तलवार बनाने की कसम तो नहीं भुला दी, है ना? थियो के पीछे और भी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह इतनी कम उम्र में उस स्तर तक कैसे पहुंच गया? क्या उसकी अभी सगाई नहीं हुई है? मुझे अपनी बेटी का परिचय उससे कराना चाहिए। दृश्य ऊपर दूसरी मंजिल की ओर बदल गया। बूढ़ा ड्रैगन रेलिंग पर झुका। उसका चेहरा गुस्से से काला था। वह आधा नस्ल कमीना। मैं उसे गिराने ही वाला था, उसे बाहर फेंकने ही वाला था। और फिर भी थॉरकेल किसी नासमझ बच्चे की तरह बीच में आ जाता है। परिवार को ऐसे हिला रहा है जैसे यह उसका खेल का मैदान हो। गुस्से में उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं जब उसने प्रवेश द्वार के पास किसी को देखा। वो एवलिन, वह यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? दरवाजे पर आरोन की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। प्लाटून लीडर एवलिन, आप आज रात बहुत शानदार लग रही हैं। एवलिन ने चौंक कर पलकें झपकाईं। सच में आरोन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उत्साह स्पष्ट था। मैंने कब ऐसा कुछ कहा है जिसका मैं मतलब नहीं करता? आप बिल्कुल खूबसूरत लग रही हैं, प्यारी भी। उसके गाल लाल हो गए। अविश्वास उसके सीने में उठती गर्मी से लड़ रहा था। एवलिन के गाल एरन के शब्दों पर गहरे लाल हो गए। अप्रत्याशित गर्मजोशी के कारण उसकी शांति टूट गई। शर्मिंदा होकर उसने मुड़कर कहा कि वह इसे सहन नहीं कर सकती, कि वह इस तरह कपड़े पहनने के बजाय अपनी वर्दी पहनना पसंद करेगी। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन आरोन उसके सामने आ गया, उसे मजबूती से रोकते हुए। तुम एक भोज में वर्दी नहीं पहन सकती, उसने अंतिम स्वर में कहा। अगर तुम अकेले नहीं जा सकती तो बस मेरे साथ चलो।
उसका संकल्प स्पष्ट था, वह उसे जाने नहीं दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एक वाइन का गिलास हवा में उड़ता हुआ आया और एवलिन के चेहरे पर जा लगा। लाल तरल खून की तरह बिखर गया और आवाज हॉल में थप्पड़ की तरह गूंज उठी। एक जहरीली आवाज आई, घृणा से भरी हुई। उस एक कमीने से निपटना ही मेरा खून खौलाने के लिए काफी है। एवलिन जम गई। उस आवाज ने उसे तोड़ दिया। वह कांपने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, जैसे यादें अंधेरे से वापस आ रही हों। वृद्ध ड्रैगन आगे बढ़ा। उसका क्रोध स्पष्ट था। उसकी आवाज धीमी लेकिन घातक थी। तो तुम यहां वापस क्यों आए? आरोन की मुट्ठियां कस गईं। गुस्सा उसके अंदर आग की तरह भड़क उठा। 9 ड्रैगन में से एक होने के बावजूद तुम एवलिन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, उसने चिल्लाया। लेकिन एवलिन ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके दांत इतने जोर से भींच गए कि उसका जबड़ा कांपने लगा। मैं ठीक हूं, उसने फुसफुसाया। फिर जोर से खुद को कांपते हुए मजबूर करते हुए मैंने कहा, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज टूट गई जब उसने उससे विनती की, कृपया मेरे लिए कुछ मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ आरोन। आरोन हिचकिचाया। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। कभी भी निडर पलटन नेता को एक कांपती हुई आकृति में बदलते नहीं देखा था। उसने उसके साथ क्या किया? ऐसा कौन सा इतिहास हो सकता है जो उसे इस तरह तोड़ दे? बुजुर्ग ड्रैगन आगे बढ़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे हर कदम उसे कुचलने के लिए था। मैंने तुम्हें पहले बताया था, है ना? फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। उसकी नजर उसके यांत्रिक हाथ पर गई। उसके होंठ सिकुड़ गए। और अब यह दयनीय चीज क्या है? अचानक क्रूरता से उसने उसका हाथ उसके शरीर से खींच लिया। धातु के फटने की आवाज चीख से भी ज्यादा जोर से लगी। कृत्रिम अंग फेंके गए कचरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुमने सच में सोचा था कि उस सस्ते खिलौने को बांधने से चीजें पहले जैसी हो जाएंगी? उसके शब्द आरी के धार की तरह काट रहे थे। अगर तुम कचरा हो तो कचरा ही रहो। जमीन पर रेंगो, टूटे और कुचले हुए जहां तुम्हारा स्थान है। फिर से मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एवलिन की सांसें थम गईं। उसका डर निराशा में बदल गया। वह मुड़ी और दौड़ी, लड़खड़ाते हुए खुद को स्थिर नहीं रख सकी। उसके पीछे बूढ़े ड्रैगन की हंसी गूंज उठी, क्रूर और संतुष्ट। आखिरकार बदबू साफ होने लगी है। आरोन की आंखों में गुस्सा जल उठा। मैं इसे न्यायाधिकरण को रिपोर्ट करूंगा, उसने थूकते हुए कहा। बुजुर्ग ड्रैगन ने तिरस्कार से कहा, जो चाहो करो, लेकिन याद रखना तुम फिर से सीखोगे कि रागनार का जंगल का कानून वास्तव में क्या होता है। जैसे ही एवलिन भागी, उसके विचार भटकने लगे। मुझे पता था कि मुझे नहीं आना चाहिए था। मैंने खुद से कहा था कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ। मैंने इसे पार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसका मन अतीत में चला गया। वह फिर से छोटी थी, जमीन पर जोर से फेंकी गई। दर्द ने उसे झकझोर दिया जब खून उसके होंठों से बहने लगा। बुजुर्ग की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उस गंदी जुबान से मुझे फिर से पिता कहो और मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निकल जाओ, अभी जाओ, और फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वह याद उसे कुचल रही थी। अंत में उस दिन से कुछ भी नहीं बदला है। आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे जब वह गलियारों में लड़खड़ाई। लेकिन फिर एक हाथ ने उसे रोका। न कठोर बल्कि स्थिर। दानव ड्रैगन उसके सामने खड़ा था, उसकी नजर शांत। कहाँ भागी जा रही हो? दावत दूसरी दिशा में है। उसकी छाती कस गई। उसकी उपस्थिति में एवलिन ने एक दर्द महसूस किया जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था। यही एक पिता होना चाहिए था। उसके लिए जूलियस रैगनार वह पिता थे जो उसे कभी नहीं मिले। बैंक्वेट हॉल में वापस बातचीत और हंसी एक पल में टूट गई जब एक चीख हवा में गूंज उठी। दृश्य देखकर सबने हांफते हुए देखा। दानव ड्रैगन ने बुजुर्ग ड्रैगन को पकड़ लिया था और उसकी बांह को एक टहनी की तरह तोड़ दिया। हड्डी चटकी, आवाज तेज और निर्दयी थी। बुजुर्ग ड्रैगन चीखा, नसें उभर आईं। या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? लेकिन जूलियस रैगनार, व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवेलरी के कमांडर, अडिग खड़े रहे। उन्होंने विकृत हाथ को छोड़ दिया जो बुजुर्ग के बगल में बेकार लटक गया। उनका गुस्से से भरा स्वर गूंजा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, है ना? उस पर फिर से हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। बुजुर्ग पीछे हट गए। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से पीला पड़ गया। तुम रागनार से ही मुंह मोड़ने की हिम्मत करते हो? उसे रोको अभी। उनके आदेश पर न्यायाधिकरण के सदस्य हॉल में आ गए। जूलियस को घेर लिया। मेहमान सदमे में पीछे हट गए। न्यायाधिकरण के कमांडर ने कांपती आवाज में कहा, व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी के कमांडर जूलियस रागनार, आपको मुख्य सलाहकार को चोट पहुंचाने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। हमारे साथ सहयोग करें। जूलियस की नजर घातक हो गई। और अगर मैं मना कर दूं? उसकी आवाज ने ही कमांडर को हिला दिया। उससे एक घातक आभा फूटी जो हॉल में एकदम घुटने वाली लहर की तरह फैल गई। ट्रिब्यूनल कमांडर के घुटने लगभग झुक गए। जूलियस के शब्द स्पष्ट थे। यहां तक कि रागनार के कबीले के नियम में भी कहा गया है कि तलवार पर खाई गई शपथों का सम्मान किया जाना चाहिए। वर्षों पहले उन्हीं बूढ़े लोगों के सामने मैंने कसम खाई थी, अगर एवलिन को फिर से कोई नुकसान पहुंचाया गया तो मैं उसके यातना देने वाले के साथ वही करूंगा।
वापसी में भी वही हांफने और डर भरी फुसफुसाहट फैल गई। मेहमानों को उसकी हत्या की मंशा का दबाव अपने सीने पर महसूस हुआ। तभी थियो आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जो हुआ था उसके टुकड़े पकड़े। जूलियस ने बुजुर्ग का हाथ तोड़ दिया। यह न्यायाधिकरण इसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह मेरे पिछले जीवन में नहीं हुआ था। क्या बदला? उसकी नजर एवलिन पर पड़ी और स्पष्टता आ गई। एवलिन नॉर्विल, वुल्फगैंग रागनार की नाजायज बेटी। वुल्फगैंग के लिए जो रक्त की शुद्धता के प्रति जुनूनी था, उसकी मौजूदगी एक शर्म थी जिसे छुपाना था। उसने उसके निर्वासन की योजना बनाई, लेकिन जूलियस ने हस्तक्षेप किया, उसकी क्षमता देखी और उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में शामिल कर लिया। वुल्फगैंग की योजना को तोड़ते हुए वह उप कमांडर के पद तक पहुंची, लेकिन वुल्फगैंग अपमान से डरते हुए उसकी गलती को अपनी संतान को मारने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। वह मुश्किल से बच पाई, अपना बायां हाथ खो दिया, अपने भविष्य की लगाम खो दी। उसने प्रशिक्षण मैदान 4 का प्रबंधन करने के लिए सेवानिवृत्ति ले ली। वुल्फगैंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ फिर से उभरेगी। थियो की मुट्ठी भींच गई और अंत में यह अराजकता मेरी वजह से है। मेरे प्रतिगमन ने भाग्य को मोड़ दिया, जिसका मतलब है कि इसे सही करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वृद्ध ड्रैगन ने हार नहीं मानी। अपनी बर्बाद हुई बांह को पकड़ते हुए उसने हॉल में कर्कश आवाज में चिल्लाया। आवाज में झड़ टपक रहा था। देखो, देखो कैसे दानव ड्रैगन उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है जिन्होंने रागनार की रक्षा की। वह अपने ही परिवार को डराने के लिए कबीले के मुखिया द्वारा प्रदान किए गए 9 ड्रैगनों के अधिकार का उपयोग कर रहा है। अगर यह खुला विद्रोह नहीं है तो और क्या है? जैसे ही बुजुर्ग ड्रैगन ने अपने आरोप लगाए, दानव ड्रैगन का क्रोध भड़क उठा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, तीखी और कच्ची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधिकार की बात करने की? भोज हॉल उसके शब्दों के वजन से गूंज उठा, लेकिन इससे पहले कि क्रोध खून खराबे में बदल जाता, थियो आगे बढ़ा। उसकी आवाज में उस व्यक्ति की शांत अधिकारता थी जिसने पहले भी अदालत के झगड़े में कदम रखा था और जानता था कि कैसे नियंत्रण पाना है। तुम दोनों बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए हो। आपके संघर्ष के कारण यह भोज, मेरी बहन का जन्मदिन जो खुशी के लिए था, आतंक की रात में बदल रहा है। डेमन ड्रैगन की घातक आभा थियो के हस्तक्षेप से ठंडी पड़ गई। दूसरी ओर एल्डर ड्रैगन ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि युवा उत्तराधिकारी उनके बीच आएगा। थियो की नजर हॉल में घूमी। क्यों ना इसे रागनार के तरीके से सुलझाया जाए? क्या एक द्वंद्व परीक्षण? उसकी आवाज स्थिर थी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा था। वृद्ध ड्रैगन इस सुझाव पर पीछे हट गया। उसकी आवाज में डर भरा हुआ था। बकवास। दानव ड्रैगन ने सबके सामने मुझ पर हमला किया। दोष स्पष्ट है। किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। थियो ने हल्के से सिर हिलाया, लगभग निरापद रूप से। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसे और बढ़ने देना हमें केवल अराजकता में धकेल देगा। हमें इसे यहीं समाप्त करना होगा। फिर औपचारिक शिष्टता के साथ मुड़ते हुए उन्होंने महल की महिला से कहा, लेडी डैफोडिल, क्या आप सहमत नहीं होंगी? हवा ठंडी हो गई जब नेली रागनार टोन, आइस ड्रैगन और डैफोडिल पैलेस की मालकिन प्रकट हुई। उसकी बर्फीली आभा ने हॉल में बहकर सबसे साहसी फुसफुसाहटों को भी चुप करा दिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह चमक रही थीं। यह मेरी बेटी का जन्मदिन समारोह है, उसने कांच की तरह तीखी आवाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? वृद्ध ड्रैगन ने अपनी बर्बाद हुई बांह को पकड़ते हुए उससे अपील करने की कोशिश की। लेडी डैफोडिल, क्या आप नहीं देख सकती? देखो उसने मेरे साथ क्या किया है। उसकी घूरती नजरों ने उसे बीच वाक्य में रोक दिया। बस, मैं इसे सुनना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे तुच्छ झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका स्वर अंतिमता में बदल गया। जैसा कि थियो ने कहा, चलो जल्दी से नतीजे पर पहुंचते हैं। ये आखिरी शिष्टाचार है जो मेरी सहनशीलता अनुमति देगी। भीड़ में फुसफुसाहट आग की तरह फैल गई। एक द्वंद्व परीक्षण, लेकिन क्या परिषद के सदस्यों को अनुचित लाभ नहीं होगा? यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति में भी वे सभी ड्रैगन गेट तलवारबाज स्तर से ऊपर हैं। बिल्कुल, केवल दानव ड्रैगन को ही ऐसे मुकाबले में मौका है। वृद्ध ड्रैगन ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए फुसफुसाहट का आनंद लिया। हाँ, लाभ हमारे पास है। नियम सरल हैं, 3 के खिलाफ 3, 2 में से सर्वश्रेष्ठ। अंतिम मुकाबला हमेशा वादी और प्रतिवादी के बीच होता है, लेकिन पहले 2 लड़ाइयां वे चुने हुए रिश्तेदारों के हिस्से में आती हैं। और जूलियस के पास क्या है? एक अपंग, एक हाथ से असफल और वह चिड़चिड़ा बच्चा थियो। ये मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। मैं उन्हें शुरुआती दौर में ही कुचल दूंगा। सीधा होकर उसने घोषणा की, अगर यही तुम्हारा रुख है तो मैं स्वीकार करता हूं। तलवार की पवित्रता तय करे कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ से थॉरकिल रागनार की आंखों में कुछ प्रशंसा जैसी चमक थी। थियो, तुमने फिर से मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। आपके बिना जूलियस का गुस्सा इसे भड़का देता। एल्डर ड्रैगन के पास लगभग सही राजनीतिक जाल तैयार था, लेकिन आपने इसे पलट दिया। इतनी तेज, इतनी जल्दी समाधान, यह दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। अब यह देखने लायक होगा। दृश्य बाहर द्वंद्व स्थल पर स्थानांतरित हो गया। अखाड़े के किनारे मशालें टिमटिमा रही थीं जब न्यायाधिकरण के कमांडर ने अपनी आवाज उठाई।
इस क्षण को एक आधिकारिक घोषणा में बदलते हुए। इस क्षण से न्यायाधिकरण की देखरेख में द्वंद्व परीक्षण शुरू होगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जादू का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है। इस द्वंद्व के भीतर जो कुछ भी होता है वह रागनार के कानून के तहत संरक्षित है। उसने दोनों पक्षों की ओर देखा। क्या दोनों पक्ष शपथ लेते हैं? कोई प्रतिशोध नहीं, बाद में कोई शेष नाराजगी नहीं। मैं कसम खाता हूँ, दानव ड्रैगन गर्जा। मैं कसम खाता हूँ, बुजुर्ग ड्रैगन ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में दोहराया। कमांडर ने सिर हिलाया, फिर दोनों पक्षों से पहले द्वंद्व युद्ध करने वालों को आगे आने दिया। थियो रागनार जूलियस की ओर से बाहर आए। उनकी उपस्थिति शांत लेकिन अडिग थी। स्टैंड्स में सदमा फैल गया। लैंकर्ट भाई बहनों में से एक ने चिंतित होकर फुसफुसाया, क्या थियो सच में ठीक रहेगा? रेमी ने हाथ बांध कर भौहें चढ़ाईं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बुजुर्ग ड्रैगन का आदमी वाकई इतना ताकतवर है? भाई बहन ने जोर दिया। रेमी की आवाज धीमी हो गई। वाइल्ड गस्ट स्वॉर्ड वीटा, बुजुर्ग का निजी सहायक, उच्च रैंक वाले तलवारबाजों की तुलना में भी अभिजात वर्ग में। यह और भी बुरा हो सकता था। अगर स्वयं परिषद के सदस्य हस्तक्षेप करते तो यह एक बुरा सपना होता, लेकिन यह अभी भी क्रूर है। दूसरी ओर वृद्ध ड्रैगन ने वीटा की ओर झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में द्वेष भरा हुआ था। इस द्वंद्व के लिए पीछे मत हटना, यहां तक कि घातक चालें भी नहीं। वीटा झिझका। आपका मतलब है थियो रैगनार को मारना? वह अब उत्तराधिकारी उम्मीदवार है। बुजुर्ग ड्रैगन ने तिरस्कार से कहा। चिंता मत करो, द्वंद्व परीक्षण में जो कुछ भी होता है उसे माफ कर दिया जाता है। कम से कम मुझे उसकी एक बांह ला कर दो। जूलियस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में आग जल रही थी जब उसने थियो की ओर देखा। क्या वह सच में इसे संभाल सकता है? वह करीब आया, अपनी आवाज धीमी करते हुए। थियो, मुझे माफ कर दो। मेरी लापरवाही ने तुम्हें इसमें खींच लिया। क्या तुम पूरी तरह से निश्चित हो? थियो की नजरें अखाड़े पर टिकी थीं। उसकी आवाज दृढ़ थी। बिल्कुल, मुझ पर भरोसा करो। इस द्वंद्व के माध्यम से मैं एक लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त कर दूंगा। उसने अपनी मुद्रा ली। उसकी तलवार मशाल की रोशनी में चमक रही थी। द्वंद्व परीक्षण की पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। दृश्य फिर से द्वंद्व स्थल पर लौट आया। परीक्षण का पहला दौर शुरू होने वाला था और अखाड़े में हवा प्रत्याशा से भारी हो गई। थियो के सामने गेल, वृद्ध ड्रैगन का सहायक, अपने प्रतिद्वंद्वी को युद्ध मुद्रा में खड़ा होते हुए देख रहा था। थियो की आंखों में दृढ़ता की आग जल रही थी। गेल ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया दी। उसकी तलवार आक्रामक रक्षा में उठी। उसका आभा मंडल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। न्यायाधिकरण कमांडर की सीटी ने सन्नाटे को बंदूक की गोली की तरह चीर दिया। उसी क्षण थियो तेजी से आगे बढ़ा, उसके पैर मिट्टी में ढंसते हुए, जब वह भयानक गति से सीधा दौड़ा। गेल पीछे नहीं हटा। अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए वह थियो की ओर तूफान की तरह बढ़ा, जैसे चुनौती का जवाब दे रहा हो। जैसे ही उनकी तलवारें टकराईं, इस्पात चीख उठा और सदमे की लहरें अखाड़े में गूंज उठीं। धूल उड़ गई। उनके नीचे पत्थर में कंपन दौड़ गया और उनकी टक्कर की जबरदस्त ताकत ने दोनों आदमियों को पीछे धकेल दिया, उनके जूते जमीन में खांचे बनाते हुए। लेकिन गेल कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसका रूप धुंधला हो गया। एक पल वह थियो के सामने था, अगले ही पल वह गायब हो गया। भयानक गति से वह थियो के किनारे पर प्रकट हुआ, तलवार को नीचे की ओर झुकाते हुए एक बड़े वार के साथ जो उसे चीरने के लिए बनाया गया था। थियो ने मुश्किल से अपनी तलवार उठाई, उस वार को रोकते हुए एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया के साथ जिसने पहले भी मौत के किनारे पर चलने का अनुभव किया था। चिंगारियां मैदान में आतिशबाजी की तरह बिखर गईं। गेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसके विचार तेज और काटने वाले थे। सोचना वह मेरे नीचे नहीं गिर रहा है। यहां तक कि साधारण मुकाबलों में भी वह अपनी जगह बनाए रखता है। क्या यह वास्तव में उत्तराधिकारी का अंतर है? उनके प्रहारों से उठी धूल गहरी हो गई, अखाड़े को धुंधला कर रही थी। उसी क्षण गेल ने जमीन पर पड़े एक छोटे पत्थर को हल्के से लात मारी, जिससे वह थियो की आंख की ओर उछल गया। स्वाभाविक रूप से थियो ने अपने चेहरे को ढालने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी सुरक्षा में सबसे छोटी चूक उजागर हो गई। धुंध से गेल एक शिकारी की तरह झपटा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, ब्लेड मारने के लिए तैयार। उसके विचार तिरस्कार से भरे थे। यह उत्तराधिकारी अभी भी वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी रखता है। यह अब समाप्त होता है। उसकी तलवार थियो के कोट को काटते हुए उसकी गर्दन के पास से गुजरी। मजाकिया आत्मविश्वास के साथ गेल ने कहा, उत्तराधिकारी की गरिमा के लिए मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। इसे एक दर्द रहित विदाई समझो। लेकिन थियो रागनार वह व्यक्ति नहीं था जो हार के कगार पर झुक जाए। आखिरी धड़कन में उसके होठों पर एक मुस्कान आई। उसने अपना सिर पीछे खींचा, ब्लेड को बाल बाल बचाते हुए। फिर नीचे झुकते हुए वह एक घुटने के बल बैठ गया। उसकी आंखें गणना कर रही थीं, उसके सामने छोड़े गए मौके पर वार करने के लिए तैयार। गेल के दांत भींच गए। क्या उसने जानबूझकर खुद को खुला छोड़ा? लेकिन कुछ नहीं हुआ। थियो झुके हुए स्थिर रहे। उनकी तलवार नीचे थी। हमले की अनुपस्थिति ने गेल को चौंका दिया। भ्रम ने उसकी एकाग्रता को तोड़ दिया। एक मौका देखकर गेल पीछे की ओर कूद गया, उनके बीच की दूरी बढ़ाते हुए। अगर उसने पीछा किया होता तो गेल ने गंभीरता से महसूस किया,
मैं तो पहले ही मर चुका होता। उसने क्यों रोका? थियो का शरीर इस सवाल का जवाब दे रहा था। उसका हाथ उसके सिर के किनारे पर था। उसकी मुद्रा कांप रही थी। उसे एक काली भयावह ऊर्जा निकल रही थी जो अखाड़े में सिहरन पैदा कर रही थी। थियो के दिमाग के अंदर आवाजें फिर से गरज उठीं, बेरहम और जहरीली। उसकी आंखें नर्क जैसी लाल चमक रही थीं। उन्हें मार डालो, सबको मार डालो, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें छोड़ दिया, सब कुछ ले लो, सब कुछ राख में बदल दो। थियो ने अपने दांत भींच लिए। तूफान को सहते हुए उसकी उंगलियां उसके सिर में ढंस गईं, जैसे आवाजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। पागल ड्रैगन सम्राट की उपस्थिति उसकी आत्मा पर जेल तोड़ने जैसी दबाव डाल रही थी। दूर से गेल ने संकीर्ण आंखों से देखा। वह फिर से खुला है। क्या वह वही चाल दोबारा आजमा रहा है? मुझे कम आंकने की भी एक सीमा होती है, उत्तराधिकारी। गर्जना के साथ गेल ने हमला किया। उसकी तलवार ऊंची उठी हुई थी। तुम सोचते हो कि मैं फिर से उस पर गिर जाऊंगा? मैं तुम्हें काट दूंगा और तुम्हारे वार को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। उसकी तलवार एक क्रूर छाप में थियो की गर्दन की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार इस्पात मांस तक नहीं पहुंचा। अचानक उभार के साथ थियो की तलवार उठी और गेल के वार को रोक दिया। टकराने की आवाज युद्ध की घंटी की तरह गूंजी। गेल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुझे रोक दिया। थियो का रवैया पूरी तरह बदल गया था। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उसकी आभा खून की प्यास से भरी हुई थी। उसकी लाल चमकती आंखें गेल की ओर नहीं, बल्कि उन आवाजों की ओर घूर रही थीं जो उसे निगलने की कोशिश कर रही थीं। और अपनी पकड़ में मौजूद स्टील से भी ठंडी आवाज में उसने भूतिया फुसफुसाहट पर थूका, वह अंतहीन मंत्र, मारो, मारो, मारो। बस, मैं इस लड़ाई को खुद संभालूंगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। उसके शब्द अखाड़े में गूंजे, किसी भी दहाड़ से अधिक डरावने। गेल का चेहरा उलझन में मरोड़ खा गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तुम कमीने, तुम कह भी क्या रहे हो? उसने गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसके होंठों से और कोई शब्द निकल पाता इससे पहले ही थियो की तलवार हरकत में आ गई। झटका इतना तेज था कि यह वास्तविकता में एक गड़बड़ी जैसा लग रहा था। बल भर में गेल का हाथ और पैर साफ कट गए। खून पत्थर के फर्श पर बिखर गया। वह समझ भी नहीं पाया कि थियो में क्या बदल गया था। उसने केवल निर्दयी इस्पात की चमक को अपनी ओर आते देखा। घबराहट ने उसे घेर लिया। उसके अंग कट जाने के बाद उसकी रक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई। गेल चीखा जब थियो का अगला वार उस पर गिरा। तलवार गरज की तरह गिरी। जबरदस्त ताकत ने अखाड़े के बीच में विस्फोट कर दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। जमीन फट गई, झटके बाहर की ओर फैल गए और विस्फोट ने धूल, पत्थर और मलबा हर दिशा में उड़ा दिया। मेहमानों ने अपने चेहरे ढक लिए। रईस कुर्सियों के पीछे झुक गए और टकराव से उत्पन्न तेज हवाओं में चोगे फड़फड़ाने लगे। यहां तक कि बर्फीली ड्रैगन नेली रैग्नार्टन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने अपना पीला हाथ उठाया। आभा एक जमी हुई दीवार की तरह चमक उठी जब हमला उसके सामने की सीट की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक कठोर, अपठनीय भाव आया। तो यह है थियो रैग्नार, वास्तव में अद्वितीय। उसके नीचे की जमीन जम गई। विनाशकारी लहर उसके सहज अवरोध के खिलाफ टूट गई। उसके चारों ओर फर्श साफ दो खुरदरे हिस्सों में बंट गया। फिर भी जहां वह खड़ी थी वहां बर्फ अछूती रही, साफ सुथरी और बिना किसी नुकसान के। उसकी आंखों में कुछ दुर्लभ चमक रहा था, सम्मान। इस स्तर की शक्ति को बिना मना का उपयोग किए छोड़ना उसकी उम्र में यह अनसुना है। वह पहले ही उन मानकों को पार कर रहा है जिन्हें अधिकांश उत्तराधिकारी कभी नहीं छू पाते। जैसे ही धूल बैठी, विनाश ने अपनी कीमत दिखाई। गेल का टूटा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था, पहचान से परे, क्षतिग्रस्त, अंग विकृत। उसकी चेतना फिसल रही थी। ट्रिब्यूनल कमांडर ने अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज शांत एरिना में गूंज उठी। डुअल ट्रायल पहले दौर के विजेता थियो रैग्नार। हॉल में आहें, सदमे और जल्दी जल्दी फुसफुसाहटें गूंज उठीं, लेकिन थियो उनकी प्रशंसा में नहीं डूबा था। उसकी आंखें अभी भी हल्की चमक रही थीं, एक भयावह आभा के साथ, और उसके मन में वह उस पल को बार बार दोहरा रहा था। अभी अभी वह एहसास क्या था? वह तो उन शिकायतों जैसा नहीं लगा जो आमतौर पर मुझे परेशान करती हैं। ये कुछ अलग था। उसकी सांस धीमी हो गई। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। यह अजीब था। ऐसा लगा जैसे कुछ और मुझे मार्गदर्शन कर रहा था, मुझे प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने उस पल को याद किया जब हमले ने अखाड़े को दो हिस्सों में बांट दिया था। जब मैंने खुद को उस भावना के हवाले कर दिया तो मैंने पूरी तरह से अलग स्तर की शक्ति को मुक्त कर दिया। एक हल्की हंसी उसके होंठों से निकली, कड़वी और जिज्ञासु एक साथ। अपने आप को द्वेषों के हवाले करना, खतरनाक, बहुत खतरनाक। लेकिन अगर मैं इसे नियंत्रित कर सकता। उसकी मुट्ठी भींच गई। उसके चेहरे पर उत्तेजना झलकने लगी। अगर मैं इसे साध सकता तो मैं अब से 2 गुना ताकतवर हो सकता। सन्नाटा टूट गया जब कमांडर की आवाज फिर से गूंजी, दूसरे दौर के लिए तैयार हो जाओ, दोनों लड़ाके आगे बढ़ो। थियो ने हिचकिचाहट नहीं की। जैसे ही उसने फिर से कदम बढ़ाया, उसके जूते पत्थर पर गूंज उठे। उसकी आवाज हवा में ऐसे कटी जैसे एक दे
युद्ध की घोषणा। रक्षा ने लगातार युद्ध की घोषणा की। उसकी साहसिकता पर भीड़ शोर मचाने लगी। दूसरी तरफ बूढ़े ड्रैगन ने इतनी जोर से दांत पीसे कि आवाज सुनाई दी। थियो रैगनार भी दूसरे राउंड में रह रहे हैं। घमंडी कमीना। ठीक है, अगर वह लापरवाह खेलना चाहता है तो मैं उसे यही मार दूंगा। एक नया योद्धा बुजुर्ग ड्रैगन की ओर से उभरा। उसकी उपस्थिति दशकों की लड़ाई से उत्पन्न अधिकार के साथ चमक रही थी। उसकी आवाज एक शपथ की तरह गूंज रही थी। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, रागनार के युवा रक्त। इस घोषणा ने भीड़ में हलचल मचा दी। यह कोई साधारण सहायता नहीं थी। वह व्यक्ति पेज गार्डसन था। मिस्टिक्स की तलवार, एक पूर्व ड्रैगन गेट तलवारबाज, जिसका नाम ही छोटे लोगों को चुप कराने के लिए काफी था। लैंक भाई बहनों के मुंह खुले रह गए। एरिका की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह तलवार, वह बिना मना चैनल किए उसे चला सकता है? हल्क्स मुस्कुराए, आंखें चमक उठीं। वह तलवार एक जानवर है। मुझे यह पसंद है। लेकिन रेमी का चेहरा गंभीर था। उसकी आवाज कसी हुई। यह मजाक नहीं है। तेज गार्डसन पहले प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं है। केल के विपरीत गार्डसन खुद रिंग में उतर रहा है। इस द्वंद्व में उनका इरादा थियो को सिर्फ हराने का नहीं है, वे उसे मारने का इरादा रखते हैं। एरिका ने इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हुए हाथ हिलाया। रेमी, तुम बहुत चिंता करते हो। जरूर, थियो शायद यह नहीं जीतेगा, लेकिन वह मरेगा भी नहीं। रेमी का जबड़ा कस गया क्योंकि उसकी नजरें अखाड़े पर टिकी रहीं। नहीं, वह शायद नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। यह अब सिर्फ उसकी परीक्षा लेने की बात नहीं है। यह एक परीक्षण के रूप में सजाई गई फांसी है। और अखाड़े में थियो ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली, अपने अगले प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए, क्योंकि दूसरा द्वार करीब आ रहा था। थियो रैगनार और पेज गार्डसन अखाड़े के केंद्र में एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे दो सुर्खियां और टकराने वाली हों। ट्रिब्यूनल कमांडर की सीटी हवा में गूंज उठी, जो दूसरे राउंड की आधिकारिक शुरुआत का संकेत थी। लेकिन भीड़ के झुकने से पहले थियो ने एक हाथ उठाया, जैसे विराम का संकेत दे रहा हो। एक आकस्मिक झुकाव और एक नजर के साथ जो एक मीम कैप्शन हो सकता था, उसने कहा, मैं हार मानता हूं। सदमे की लहरें रेत पर दौड़ गईं। पेज गार्डसन की शांति एक पल में टूट गई। उसके अंदर से गुस्सा फूट पड़ा, जैसे कोई बांध टूट गया हो। ये क्या बकवास है, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में अविश्वास साफ था। थियो केवल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उम्मीदों को फिर से लिख देती है। मेरे जैसा एक मध्यम स्तरीय परीक्षक कैसे एक वरिष्ठ का सामना कर सकता है और उसके बराबर होने की उम्मीद कर सकता है? बिना लड़े भी यह स्पष्ट है कि एक वरिष्ठ जीत जाएगा। कोई भी नवजात यह देख सकता है। उसने शतरंज के खिलाड़ी की तरह निर्दयी तर्क के साथ बात की, जो एक प्यादा बलिदान कर रहा हो। पेज गार्डसन ने अपने दांत पीसे, अपनी तलवार जमीन में ढंसा दी और एक स्तब्ध चुप्पी में गिर गए, जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा गूंज रही थी। कमांडर ने स्थिर और आधिकारिक रूप से घोषणा की, दूसरे दौर के विजेता पेज गार्डसन। भीड़ में प्रतिक्रिया उमड़ पड़ी, कुछ तालियां, कुछ फुसफुसाहटें, जैसे किसी फीड पर सूचनाएं पॉपअप हो रही हों। इस बार परिषद के चेहरे पर एक चोट, एक आवाज बुदबुदाई, लॉर्ड थियो शतरंज खेल रहे हैं, जबकि बाकी सब तलवारें लाए हैं। पूरी ताकत के साथ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। किसी और ने कहा, उसकी उस भुजा के साथ तीसरा दौर क्रूर होगा। बुजुर्ग ड्रैगन का चेहरा रंगहीन हो गया। एक ठंडी सच्चाई उसके भीतर रेंग गई। वह उत्तराधिकारी कमीना, उसने सोचा, स्तब्ध होकर। मुझे मत बताओ कि उसने इतनी दूर तक भविष्यवाणी कर ली थी। योजना उसके खिलाफ खूबसूरती से काम कर गई थी। दृश्य एवलिन नाराविल की ओर बदल गया। उसने बुजुर्ग ड्रैगन को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और एक अजीब सा राहत थी। मैंने उसे कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखा, उसने सोचा। उसके गले में अपराध बोध उठने लगा। मेरे स्वामी, उसने शुरू किया, आवाज धीमी। मुझे खेद है, ये मेरी वजह से है। लेकिन थियो ने आगे बढ़कर उसे दोष के नीचे डूबने से पहले कहा, माफ मत करो, उसने दृढ़ता से कहा। साथ ही एक दूसरे की मदद करते हैं। जूलियस ने एक मुस्कान के साथ जोड़ा और गर्मजोशी से कहा, सही है एवलिन, ध्यान से देखो, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एवलिन के होठों पर एक नाजुक मुस्कान उभरी जब उसकी आंखों के सामने यादें घूमने लगीं। उसे जूलियस की आवाज याद आई, जैसे एक जीवन रेखा। एवलिन नाराविल, व्हाइट ड्रैगन कैवेलरी में आओ। तुम यहाँ बर्बाद होने के लिए बहुत प्रतिभाशाली हो। एक और झलक। तो क्या हुआ अगर तुम ड्रैगन की सवारी नहीं कर सकती? सेवानिवृत्ति समाधान नहीं है। वापस आओ और जिसने तुम्हें त्यागा उसे इसका खामियाजा भुगतने दो। थियो की आवाज भी गूंजी, नरम लेकिन स्थिर। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी तलवार बनोगी एवलिन? मैं आपकी पुरानी इच्छा पूरी करने की योजना बना रहा हूँ। अतीत वर्तमान के साथ जुड़ गया और उसके अंदर कुछ प्रबल जल उठा। उसने अपने कोट को इस तरह पकड़ा जैसे खुद को संभाल रही हो और सोचा, दोनों थियो और जूलियस मेरी परवाह करते हैं। मैं अतीत में फंसी नहीं रह सकती। मैं वह नहीं हो सकती जो आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी ठुड्डी खींची हुई तलवार की तरह सख्त हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें थियो और जूलियस पर टिका दिया। कैप्टन, उसने पुकारा, आवाज स्थिर और पुनर्जीवित। यादों के बोझ को उतारते हुए उसने अपना कोट उतारा, हाथ में तलवार लिए, चेहरे पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ी। इस खलनायक की भूमिका, उसने घोषणा की।
मैं इसे अपने हाथों से काट दूंगा। मुझे कुछ कहना है। कमांडर की आवाज गूंज उठी, फुसफुसाहट को चुप कराते हुए। तीसरा और अंतिम दौर अब शुरू होगा। योद्धा आगे बढ़ें। अखाड़े के दूर छोर से एल्डर ड्रैगन आगे बढ़ा। एक हाथ में तलवार थी, जबकि दूसरा हाथ भारी पट्टियों में लिपटा हुआ था। वह बड़बड़ाया। गुस्सा और घायल गर्व एक साथ उलझे हुए थे। धत्तेरे की, हम तीसरे दौर में आ गए हैं। उस उत्तराधिकारी के कारण हमने अपनी बची हुई प्रतिष्ठा भी खो दी है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं जूलियस का हाथ अपने साथ ले जाऊंगा। फिर न्यायाधिकरण की गवेल फिर से गिरी। एक अप्रत्याशित निर्णय। अदालत बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करती है। बचाव पक्ष अपने तीसरे दौर के लड़ाकू को बदलेगा। एक सन्नाटा छा गया। जैसे ही एवलिन रिंग में आगे बढ़ी, उसकी छाती में एक शांत तूफान था। तलवार एक वादे की तरह पकड़ी हुई थी। एल्डर ड्रैगन ने एक कठोर हंसी हंसी, जो हवा में गूंज उठी। यह बेतुका है। लापरवाह बहादुरी की भी सीमाएं होती हैं। आगे क्या? तुम दया की भीख मांगोगे? उसने शब्दों को जहर की तरह उगला। एवलिन की हरकतें सुचारू और सटीक थीं। उसने अपनी तलवार उठाई और युद्ध मुद्रा में आ गई, जैसे वह इस पल का इंतजार पूरी जिंदगी कर रही हो। उसने बिना झिझके एल्डर ड्रैगन की नजरों से नजरें मिलाईं। उसके हाथों में तलवार स्थिर थी। मूर्ख मत बनो, बूढ़े आदमी, उसने कहा। उसकी आवाज उन वर्षों की ठंडक से भरी थी जो उसने छोड़ दिए थे। जिसे भीख मांगनी चाहिए वह तुम हो, पिता। एल्डर ड्रैगन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। दांत भींचे, गले की नसें धड़कती हुई उसने उस महिला को देखा जिसे उसने तिरस्कृत किया था। वह शक्ति बन गई जो उसकी क्रूरता को समाप्त कर देगी। भीड़ में हलचल मच गई जब एवलन का विरोधी शब्द अखाड़े में गूंजा। पिता, यह रहस्योद्घाटन सूखी घास में आग की तरह फैल गया। रुको, क्या उसने अभी पिता कहा? एक आदमी ने फुसफुसाया। व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड की एवलिन, उसके पिता वोल्फ गैंग हैं? एक और आवाज आई, अविश्वास से भरी हुई। यह नहीं हो सकता, वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। किसी और ने फुसफुसाया, क्या वह नाजायज संतान हो सकती है? मैंने एक बार वोल्फगैंग की कानूनी पत्नी से मुलाकात की थी, तो जो कुछ उसने कहा वह सच था। हर फुसफुसाहट गहरी चोट कर रही थी। हर कानाफूसी बुजुर्ग ड्रैगन के गर्व पर एक खंजर थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने एवलिन की ओर घूरा। तुम दुष्ट हो, पिता, तुम कहती हो? क्या बकवास है? एवलिन की आंखें चमकीं, शांत लेकिन धारदार। अगर मुझे पता होता कि इससे आपको खुशी होगी तो मैंने आपको पहले ही बुला लिया होता, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर आगे बढ़ते हुए उसकी आवाज अखाड़े के शोर से ऊपर उठी। क्योंकि तुम्हें पुरानी कहानियां पसंद है, क्यों ना मैं एक सुनाऊं? तुम, वृद्ध ड्रैगन, ने मुझे तब आधा मार डाला जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें पिता कहने की हिम्मत की। सिर्फ इसलिए कि मैं नाजायज पैदा हुआ था। उसकी आवाज चाबुक की तरह फटी। हर शब्द में गुस्सा और दुख मिला हुआ था। तुमने वहीं नहीं रुके। तुमने मुझे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड में मारने की कोशिश की ताकि नाजायज बेटी होने की शर्म को दफनाया जा सके। चुप रहो, वोल्फगैंग गरजे। गुस्से से उनका चेहरा विकृत हो गया। हाउस रागनार के सदस्य के रूप में इसमें क्या गलत है? लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाते, भीड़ की फुसफुसाहट ने उन्हें डुबो दिया। वह असली है ना? किसी ने कहा। उस उम्र में नाजायज, और वही शुद्ध रक्त रेखाओं के बारे में उपदेश दे रहा है? क्या मजाक है? यहां तक कि वृद्ध ड्रैगन के अपने अनुयायियों में भी आंखें सिकुड़ गईं और जबड़े कस गए। उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, तुमने बिना सोचे समझे गोलीबारी की, और अब देखो क्या हुआ। दूसरा वोल्फगैंग को मौन निंदा के साथ घूर रहा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, है ना? सावधान रहो, नहीं तो यह दिन आएगा जब तुम्हारे पास मौका था तब क्यों नहीं खत्म किया? वोल्फगैंग का गुस्सा हताशा में बदल गया। धत्त तेरी की, उसने दांत भींचते हुए कहा। जैसे ही एवलिन का इकबालिया बयान हवा में लटका, जूलियस और थियो मैदान के किनारे खड़े थे, अनफोल्डिंग केओस के हर पल को देखते हुए। तुम्हें खुद को धकेलने की जरूरत नहीं है, एवलिन, जूलियस ने आवाज में चिंता के साथ कहा। अगर तुम मुझे बस। थियो ने उसे खत्म करने से पहले ही बीच में काट दिया। उसकी आवाज तीखी लेकिन स्थिर थी। चिंता करने के बजाय उस पर भरोसा करो, कप्तान। एवलिन के संकल्प को देखो। और फिर जमीन गूंज उठी। एवलिन और वृद्ध ड्रैगन दोनों एक साथ हिले, गति में धुंधले हो गए। उनकी तलवारें तेज गति से टकराईं, हर वार पिछले से ज्यादा तेज। चिंगारियां बिजली के तूफान की तरह उड़ने लगीं। वोल्फगैंग घायल जानवर की तरह क्रोध से लड़ रहा था। उसका गुस्सा उसकी शक्ति को बढ़ा रहा था। एवलिन कुछ गहरे से लड़ रही थी, वर्षों के दर्द से निखरी हुई दृढ़ता के साथ। उनके बीच हर वार पीढ़ियों का युद्ध था, खून की लकीरों और टूटे वादों का। लड़ाई तब तक बढ़ गई जब तक एवलिन ने अपनी मुद्रा नहीं बदली, और अचानक उसके शरीर से एक हल्की घूमती हुई ऊर्जा उठने लगी। हवा खुद कांप उठी। जूलियस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसके आंदोलनों के पैटर्न को पहचाना। उसकी आवाज एक स्तब्ध फुसफुसाहट में बदल गई। कोई रास्ता नहीं, ये तो विंड गॉड तकनीक, टाकहाट है। एक तूफान अखाड़े में फट पड़ा। हवा एक बुलाए गए जानवर की तरह गरजने लगी। एवलिन के चारों ओर दबाव के बवंडर में घूमने लगी। हर धड़कन के साथ झोंके और मजबूत होते गए।
स्टेडियम वोल्फगैंग लड़खड़ाया। उसके कदम उसके अनियंत्रित बल के भार के नीचे फिसल गए। ऊपर एल्डर ड्रैगन्स गुट के वरिष्ठ सदस्यों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। विंड थंडर गॉड, वह हवा के तूफान की तलवार है, एक ने बुदबुदाया। हवा के शोर में मुश्किल से सुनाई दिया। दूसरे ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। वह हवा के तूफान की खोई हुई तकनीक को कैसे चला सकती है? वह कौशल पीढ़ियों पहले रागनार के अभिलेखों से मिटा दिया गया था, लेकिन एवलिन तूफान के केंद्र में अडिग खड़ी थी। उसका चेहरा दृढ़ और अटल था। उसकी तलवार झिलमिलाती रोशनी में चमक रही थी, हर हरकत सटीक। उसकी इच्छा उसके चारों ओर की हवाओं से भी अधिक प्रज्वलित थी। दर्शकों के बीच आश्चर्य और बढ़ गया। वह सिर्फ वोल्फगैंग की तलवार को नहीं रोक रही है, वह उसे पीछे धकेल रही है, एक ने कहा, अविश्वास में लगभग हंसते हुए। अविश्वसनीय, दूसरे ने जोड़ा। उसने हवा के तूफान की तकनीक सीखी कैसे? वह रागनार के शीर्ष तलवारबाजों में से एक को मात दे रही है। स्टैंड से देख रहे थियो हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनके विचार शांत और संतुलित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उसकी आंखें उनकी तलवारों की लय का अनुसरण कर रही थीं। द्वंद्व परीक्षा में केवल शुद्ध तलवारबाजी मायने रखती है, कोई तरीका नहीं, और बिना जादू के अंतर स्पष्ट हो जाता है। उसने अपनी बाहें मोड़ी। एक हल्की हंसी उसके होठों से फिसल गई। वोल्फगैंग की पूरी ताकत उसके वंश पर निर्भर थी। उस सहारे के बिना वह केवल गर्व और डर का अवशेष है। उसने कभी एक सच्चे तलवारबाज की नींव नहीं बनाई। अखाड़े में एवलिन का तूफान फिर से उमड़ पड़ा। हवा भगवान की सांस की तरह गूंज रही थी, जब पिता और बेटी एक ऐसी लड़ाई में बंद थे जो केवल जीत नहीं बल्कि विरासत भी तय करेगी। अखाड़ा कांप उठा जब एल्डर ड्रैगन का विश्वास क्रोध में बदल गया। उसका चेहरा अपमान से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी अपनी बेटी ने हर वार के साथ उसे पीछे धकेल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसे कैसे धकेल रही थी, कैसे उसकी तलवार से समान तीव्रता से टकरा रही थी। उससे गुस्सा बिजली की तरह फूटा। तुम्हें धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह गरजा। आवाज कच्ची थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटे कमीने। एवलिन का जबड़ा कस गया। उसकी आंखें बर्फ और आग की संकीर्ण दरारों में बदल गईं। उसने हर झटके, हर थकी हुई सांस को देखा जब वोल्फगैंग उसके ऊपर हवा में कूदा। तलवार उसे कुचलने के लिए तैयार थी। उसने अपनी तलवार को नीचे की ओर एक क्रूर छाप में चलाया, जिसका उद्देश्य एक ही निर्णायक वार में द्वंद्व को समाप्त करना था। एवलिन ने उसका सामना किया। स्पोनी उसकी तलवार टकराई। चिंगारियां बिखरी हुई तारों की तरह चमकी। वोल्फगैंग की मुस्कान कुछ क्रूर और भयावह में बदल गई। तुम दुष्ट हो, उसने फुसफुसाया। सोचो ध्यान से, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम मेरे चंगुल से बच सकते हो? मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम दया की भीख नहीं मांगते, जब तक तुम्हारा दिमाग टूट नहीं जाता और तुम होश में नहीं आ जाते। अब बहुत हो चुका था। एवलिन के दांत किटकिटा गए। उसने बुजुर्ग ड्रैगन के घमंड का जवाब विनती से नहीं बल्कि विद्रोह से दिया। बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ उसकी तलवार से टकराई, और इस प्रहार ने वोल्फगैंग को भी चौंका दिया। उसने उसके चेहरे में देखा। आवाज स्थिर और वर्षों के दर्द और संकल्प से तेज थी। आगे बढ़ो, मुझे आजमाओ पिता। एक पल के लिए वोल्फगैंग का अहंकार डगमगाया। कैसे? ये कैसे संभव है, उसने सोचा, उसके गर्व में झटका लगते हुए। एवलिन की आंखों में एक तीव्र भूख जल रही थी और उसके शब्द गर्म और कच्चे बाहर निकले। जब मैं छोटी थी, आप मेरी पूरी दुनिया थे। मैंने उस कारण से आपसे डरती थी, लेकिन अब मैं डरने से थक चुकी हूं। चीजें बदल गई हैं। मेरे पास लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, लोग जो परवाह करते हैं और मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं अब आपकी कमजोर बच्ची नहीं हूं। वोल्फगैंग उसके घोषणा के भार से लड़खड़ा गया। वह उस महिला के लिए तैयार नहीं था जो उसकी क्रूरता से जन्मी और जीवित रहने से गढ़ी गई थी। उस एक पल की झिझक में एवलिन ने छलांग लगाई। उसका आंदोलन शुद्ध संकल्प था, पूर्ण बल से गति और उद्देश्य के माध्यम से इस्पात को चलाना। उसकी तलवार ने निशाना साध लिया। वृद्ध ड्रैगन को ऐसा लगा जैसे उसे एक बैटरिंग राम ने पीछे की ओर धकेल दिया हो। खून छिटक गया और उसका शरीर जमीन पर एक भयानक आवाज के साथ गिर पड़ा। वह दर्द में चिल्लाया। भीड़ की स्तब्ध चुप्पी को चीरती हुई आवाज, और एवलिन आंखें तलवार की धार की तरह संकरी, चिल्लाई, मैं अब तुम्हारी कमजोर बच्ची नहीं हूं। वोल्फगैंग की तलवार उसके हाथ से छूट गई और अखाड़े के फर्श पर लुढ़कते हुए पत्थर में धंस गई। भीड़ ने एक साथ सांस ली। सदमे और अविश्वास हवा में ठहर गए। जूलियस और थियो अपनी मुस्कान छिपा नहीं सके। गर्व और न्याय उनके चेहरों पर चमक रहा था। वृद्ध ड्रैगन टूटी हुई अखाड़े की जमीन पर फैला हुआ था, अपने कटे हुए हाथ के ठूंठ को पकड़ते हुए। उसके नीचे खून जमा हो रहा था। उसकी सांसें खींची हुई गुर्राहट में आ रही थीं और उसके दांत इस तरह किटकिटा रहे थे जैसे टूटने की धमकी दे रहे हों। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। अपमान घाव से भी गहरा था। शुद्ध क्रोध के गर्जन के साथ उसने अपनी बची हुई हाथ को जमीन पर मारा, अपने शरीर को सीधा किया। धत्तेरे की, मुझे हंसाओ मत, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज हवा को हिला रही थी। यह द्वंद्व अभी खत्म नहीं हुआ है। एक पल में ठंड बाहर की ओर फैल गई और अखाड़े की टाइलों को चमकदार सफेद में ढक दिया। उसका हाथ बीच में ही रुक गया, जकड़ा हुआ।
पारदर्शी बर्फ की परत में बंद। वोल्फगैंग की आंखें नीचे की ओर गईं और ठंडक हड्डियों तक पहुंचने से पहले ही उसे एहसास हो गया वह वहीं थी। प्लेटफॉर्म के दूर छोर से आइस ड्रैगन आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति से हवा भंगुर और पतली हो गई। उसकी नजर तेज थी। उसकी आवाज उसके पैरों पर इकट्ठा हो रहे बर्फीले तूफान से भी ठंडी। यदि तुम सच में 9 ड्रैगन में से एक हो, उसने कहा, उसके शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह काटते हुए, तो खुद को अपमानित करना बंद करो और परिणाम स्वीकार करो। वृद्ध ड्रैगन की अवज्ञा डगमगाई। कमांडर की आवाज एक फैसले की तरह गूंज उठी। तीसरी द्वंद्व परीक्षा की विजेता एवलिन नेरिविल। अनुमोदन की गर्जना स्टैंड्स में गूंज उठी। न्यायाधिकरण का निर्णय आया। द्वंद्व का फैसला निर्दोष। एवलिन ने तेज निश्चित कदमों से मुड़कर सीधे जूलियस की ओर चल दी। जब उसकी मुस्कान आई तो वह बेपरवाह और गर्मजोशी से भरी थी। एवलिन नेरिविल रिपोर्टिंग बैक, कैप्टन। जूलियस का सीना गर्व से भर गया। उसकी आवाज गर्वित और भरी हुई थी। तुमने अच्छा किया एवलिन, अच्छा काम किया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, गाल गुलाबी हो गए और उसने अपनी सबसे मासूम मुस्कान दी। मैं अकेली नहीं हूं, उसने सोचा। यह सब उनकी वजह से है। उसकी आवाज में शांत आभार था। यह सब तुम्हारी वजह से है। रिंग के चारों ओर एल्डर ड्रैगन के गुट के सदस्य गरिमा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक सहायक ने गिरे हुए नेता से आग्रह किया, क्या आप ठीक हैं वरिष्ठ परिषद प्रमुख? दूसरे ने उन्हें उनकी तलवार दी। मैंने आपकी तलवार वापस पा ली है वरिष्ठ। तीसरे ने व्यावहारिक देखभाल का आग्रह किया। आप बुरी तरह घायल हैं। पहले हम आपको चिकित्सा सहायता दिलाते हैं। लेकिन गहरी और उबलती हुई क्रोध शांत नहीं हो रही थी। वोल्फगैंग ने उन लोगों को धक्का दिया जो उसकी ओर बढ़े, एक घातक आभा के साथ उठते हुए। वह आगे बढ़ा। उसकी आंखें जल रही थीं, आवाज क्रोध से भरी हुई थी। जब उसने पुकारा, हर शब्द एक विषैला चुनौती। एवलिन, थियो और जूलियस मुड़े, शायद एक फुफकारते हुए पीछे हटने की उम्मीद कर रहे थे। इसके बजाय वृद्ध ड्रैगन ने हमला किया, एकाग्र और जंगली। उसके चेहरे पर रक्त पिपासा उकेरी हुई थी। उसने अपनी तलवार को एक चौड़े छाप में घुमाया। उससे क्रोध फूट पड़ा। एवलिन नेरिविल, तुम दुष्ट लड़की, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा, अभी, यहीं। इससे पहले कि एल्डर ड्रैगन की तलवार अपनी छाप पूरी कर पाती, एक विशाल हाथ उसकी कलाई पर कस गया और वार को बीच में ही रोक दिया। यह हाथ स्वयं जूलियस का था, जो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी का कमांडर था और पिता और बेटी के बीच एक जीवित अवरोध की तरह खड़ा था। जूलियस की आंखें गुस्से में लाल जल रही थीं और उसकी आभा तूफान की तरह बाहर फैल रही थी। उसने वोल्फगैंग की घूरती नजरों का सामना बिना झिझके किया और धीमी, धमकी भरी आवाज में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बचा हुआ हाथ भी उखाड़ दूं? वोल्फगैंग का जबड़ा कस गया। वह जानता था कि घायल हाथ और पहले से खुली चोट के साथ वह अब जूलियस का मुकाबला नहीं कर सकता। नाराजगी से भरे स्वर में उसने तलवार की पकड़ ढीली कर दी। हमेशा तुम ही रास्ते में क्यों आते हो? उसने थूकते हुए कहा। इससे पहले कि टकराव और बढ़ता, एक संदेशवाहक तेजी से अखाड़े में आया। छाती धड़क रही थी, आवाज में घबराहट थी। आक्रमण! ट्रोविन परिवार, ट्रोविन ने अपना हमला शुरू कर दिया है। सभी लोग तुरंत अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएं। नाम बर्फ की तरह लगा। जूलियस ने निराशा में एक आवाज निकाली और मुड़कर चला गया, जिससे एल्डर ड्रैगन हवा में ही पकड़ने की कोशिश करता रह गया। किसी भी बहस की गुंजाइश न छोड़ते हुए उसने कड़क आवाज में कहा, थियो, एवलिन, यह युद्ध का समय है। तुरंत व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड में लौटो। दोनों ने एक साथ स्पष्ट और अडिग स्वर में जवाब दिया, जी सर। वोल्फगैंग का चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। वे कमीने कैसे हिम्मत करते हैं मुझे नीचा दिखाने की? वह गुस्से में चिल्लाया। रुको, मैंने कहा तुरंत रुक जाओ। द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ है, वहीं खड़े रहो। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और आदेश दे पाता, आइस ड्रैगन ने हरकत की। नेलाए रैग्नार्टन छाया से आगे बढ़ी। उनकी उपस्थिति से हवा ठंडी हो गई। उसकी आंखें टूटे हुए ग्लेशियरों की तरह चमकीं जब उसने वोल्फगैंग को ठंडे कटु स्वर में संबोधित किया। लॉर्ड वोल्फगैंग, उसके शब्द पर सैकड़ों पतले बर्फ के ब्लेड एल्डर ड्रैगन के चारों ओर हवा में प्रकट हो गए। उसकी आवाज सपाट और निर्दयी थी। मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगी, फिर से 9 ड्रैगन पर शर्म मत लाओ। वोल्फगैंग की हिचकिचाहट पतली और नाजुक थी। लेडी आइस ड्रैगन, क्या आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं? पूरे एल्डर काउंसिल को नजरअंदाज कर रही हैं? उसने अविश्वास से पूछा। उसका जवाब ठंडा और संक्षिप्त था। कौन कह सकता है? मुझे संदेह है कि उसकी दृष्टि मेरी दृष्टि से बहुत अलग है। उसकी हैरानी के लिए बुजुर्ग परिषद के सदस्य मुड़े और चले गए। एक बुजुर्ग की आवाज हवा में गूंज उठी जब वह गुजरा। भले ही बुजुर्ग परिषद का सम्मान गिर गया हो, हम ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते जो हार को नकारता है और हारने के बाद भी अपनी तलवार लहराता है। इन शब्दों ने वोल्फगैंग के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। गर्व टूटते हुए वह एक घुटने पर बैठ गया और हार मान ली। उसी ध्वज के नीचे सार्वजनिक रूप से अपमानित हुआ जिसे वह कभी कमांड करता था। जूलियस ने बूढ़े आदमी के पतन को थोड़ी गंभीर संतुष्टि के साथ देखा। जैसे ही वह और अन्य अपने वायुवर्ण पर चढ़े और व्हाइट ड्रैगन की ओर आकाश में उड़ चले। ड्रैगन स्क्वाड
उसकी आवाज इरीना में गूंज उठी। आखिरकार खत्म हुआ। एक दयनीय तमाशा। एक लालची बूढ़ा आदमी एक मजाक बनकर रह गया। दृश्य ट्रोवन मुख्यालय की ओर बदल गया, जहां एड ट्रोवन एक युद्ध जैसे सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा ठंडे इरादे के मुखौटे में ढला हुआ था। उनके एक जनरल ने सटीक और प्रत्याशित रूप से रिपोर्ट किया, इस कदम के साथ हमने केंद्रीय पठार पर कब्जा कर लिया है। कैसल हार्मन भी जल्द ही गिर जाएगा। एड की नजरें तेज हो गईं। और रागनार की सेनाएं? उन्होंने शतरंज के मास्टर की तरह खतरे को मापते हुए पूछा। जनरल ने बिना झिझक रिपोर्ट वापस दी। उनके स्वामी की घुड़सवार सेना और 6 स्तंभों की निजी सेना केंद्रीय पठार पर एकत्रित होती दिख रही है। एड ने अपनी भौं पर हाथ रखते हुए एक उन्मत्त हंसी हंसी। ये खुशी से नहीं, बल्कि एक योजना के खुलने के रोमांच से थी। मूर्ख रागनार, उसने ठंडी आवाज में कहा। वे बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसा उम्मीद थी। उसकी उंगलियां कस गईं। मैं उन्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि यह युद्ध एक बहुत बड़े डिजाइन का केवल एक हिस्सा है। जब वे सब कुछ केंद्रीय पठार पर केंद्रित करेंगे तो हमारी दावत यहीं परोसी जाएगी। दृश्य 6 कुलीन घरों में से एक के महल में बदल गया, जो बैकस परिवार के क्षेत्र में गहराई में था, जहां थके हुए सैनिक सतर्क खड़े थे, आने वाले दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तैयार। किले की दीवारों पर मशालें कमजोर रूप से टिमटिमा रही थीं और हवा में तनाव पहाड़ियों से उठने वाले कोहरे से भी अधिक घना था। पत्थर की दीवार के सहारे झुकते हुए एक सैनिक ने दूसरे से कहा, तुम्हें पता है वो नया मालिक जो अभी अभी आया है? जब से वो यहां आया है उसने बस खुद को बंद कर लिया है और पीकर बेहोश हो जाता है। ऐसे समय में क्या उसे याद भी है कि उसे इस घर का मुखिया होना चाहिए? उसके साथी ने कड़वाहट भरे स्वर में ताना मारा। घर का मुखिया? ये जगह कर्ज में डूबी हुई है। जो कोई भी जा सकता था वह पहले ही जा चुका है। यहां तक कि वे शूरवीर और जागीरदार भी, जिन्होंने पीढ़ियों तक बैक्स नाम की सेवा की, चले गए हैं। उसके लिए नेतृत्व करने के लिए क्या बचा है? ईमानदारी से कहूं तो शायद पीना ही सबसे समझदारी की बात है जो उसने की है। मेज पर बैठे तीसरे सैनिक ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, सही बात है, लेकिन क्या रागनार ने कुछ मदद नहीं भेजी? पहले सैनिक की मुस्कान घृणा में बदल गई। मदद? मुझे हंसाओ मत। तुम्हारा मतलब उन मुफ्तखोर कमीने लोगों से है? वह करीब झुका, आवाज धीमी करते हुए। रागनार समर्थन दल से सिबिल ड्रे और योर्डन रैन, मेरी नजर में ये कोई मदद नहीं है। उन्होंने बस पीने और आलस करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उसने फर्श पर थूका। वे दावा करते हैं कि वे रात की गश्त संभालते हैं, लेकिन जब भी मैं जांचता हूं वे नशे में धुत पड़े होते हैं। समर्थन दल, ये तो बस एक धोखा है। रागनार बस हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कमरे में व्यंग्यात्मक हंसी गूंज उठी, जो अधिक पराजित लग रही थी बजाय मनोरंजन के। तो बस इतना ही है ना? उनमें से एक ने कहा। समझ में आता है। लगता है बैकस का घर पहले ही खत्म हो चुका है। दृश्य फिर से बदल गया। इस बार रात के अंधेरे में, महल की दीवारों के परे अंधेरे जंगल में, वही सैनिक पहले की तरह छाया में लिपटे एक हुड्धारी आकृति के सामने घुटनों के बल बैठा। उस आदमी ने गहरी झुककर कहा, मेरे स्वामी, अंदर का मनोबल पहले से ही बहुत नीचे है। गारिसन मुश्किल से काम कर रहा है। यह ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। हुड पहने आदमी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने अपनी बाहें मोड़ी और अपने इकट्ठे हुए आदमियों की ओर मुड़ा। क्या सच में? उसने कहा। आवाज में चिकनाई और उपहास था। फिर जोर से उसने अपने पीछे खड़े सैनिकों को संबोधित किया। उसकी मुस्कान जंगली हो गई। तुमने सुना? जगह खत्म हो गई है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और सूर्योदय से पहले घर लौटते हैं। दृश्य अचानक बैक्स किले की ओर कट गया। अंदर सिबिल ड्रे एक मेज पर फैला हुआ था। गहरी नींद में उसके हाथ में आधी खाली बोतल लटक रही थी और उसका मुंह खर्राटे लेते हुए खुला था। कमरे में शराब की बदबू थी। अंधेरे से एक आकृति उभरी, काले कपड़ों में लिपटा एक हत्यारा। जैसे ही वह सोए हुए व्यक्ति के पास पहुंचा, उसकी खंजर मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अच्छा लगता होगा, उसने फुसफुसाया। रक्षक ड्यूटी पर नशे में धुत है। मेरा काम आसान हो गया। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई। आंखें चमक रही थीं। बाकी शराब के लिए उसे परलोक में खत्म करना। उसने वार किया। दृश्य अचानक बदल गया। सफेद बख्तरबंद ड्रैगन मुख्यालय की ओर, जहां थियो और जूलियस नक्शों और मार्करों से भरी रणनीति की मेज के ऊपर खड़े थे। जूलियस ने इतनी जोर से हाथ मारा कि टुकड़े हिल गए। तुम एक मध्यम स्तर के तलवारबाज के रूप में स्वतंत्र संचालन अधिकार लागू करना चाहते हो? उसका चेहरा गहरा हो गया। हर शब्द में अधिकार झलक रहा था। नहीं, युद्ध काल में युद्ध संचालन को प्राथमिकता दी जाती है। तुम्हें विशेष व्यवहार नहीं मिलेगा। थियो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी कोट में हाथ डाला, एक सील किया हुआ दस्तावेज निकाला और उसे मेज पर सरका दिया। यह युद्ध से सीधे संबंधित है कप्तान। कृपया पहले इसे पढ़ें। जूलियस ने कागज खोला और लेखन को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या यह सच है? उसने पूछा। आवाज धीमी हो गई। थियो नक्शे की ओर बढ़ा, कई नक्काशीदार युद्ध के टुकड़े उठाए और उन्हें तेजी से बोर्ड पर पुनः व्यवस्थित किया। हाँ, ट्रॉयवन का मुख्य
हमले के बिंदु हार्मन कैसल और केंद्रीय पठार केवल ध्यान भटकाने के लिए हैं। उसने नक्शे पर 2 लाल निशान अन्यत्र लगाए। उनके असली लक्ष्य तैरता द्वीप समूह और बैक्स क्षेत्र हैं। जूलियस की आंखें सिकुड़ गईं। विचार दौड़ने लगे। सच हो सकता है, उसने महसूस किया। बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। थियो ने जारी रखा, आवाज स्थिर और विश्लेषणात्मक। सीरीज गिल्ड होस्टेज घटना के दौरान ब्लैक स्कल ग्रुप की गतिविधियां ट्रॉयवन के साथ पूरी तरह से मेल खाती थीं। अब यह स्पष्ट है कि वे साथ काम कर रहे थे। उसकी आंखें तेज हो गईं। और ब्लैक स्कल्स का पूर्ववर्ती था आर्किपेलागो शिपिंग फेडरेशन, वही संगठन जिसके माध्यम से सभी शाही धनराशि प्रवाहित होती थी। जूलियस के दांत भींच गए जब उसने इसे जोड़ा। यह समझाता है कि ट्रॉयवन की फंडिंग इतनी जल्दी कैसे बढ़ी। उनके युद्ध कोष, थियो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बिल्कुल, द्वीप समूह के व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण के साथ उन्होंने एक लंबा युद्ध चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी सुरक्षित कर ली है। और अगर वे द्वीप की स्थिति पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो उनके पास स्थायी रणनीतिक बढ़त होगी। उसकी आवाज ठंडी हो गई। इसीलिए हमारी शीर्ष प्राथमिकता बैकस क्षेत्र को मजबूत करना होना चाहिए, इससे पहले कि यह गिर जाए। लेकिन ट्रॉयवन ने हार्मन कैसल और केंद्रीय पठार पर एक विशाल मोर्चा बना लिया है। यह एक पूर्ण आक्रमण योजना है जो हमें अंधा बनाए रखने के लिए है। मेज पर सन्नाटा छा गया। थियो उस बड़ी मेज के सामने खड़ा था जहां महाद्वीप का नक्शा फैला हुआ था। लाल और नीले निशान उस पर बिखरे हुए थे, जैसे कि एक अनंत संघर्ष के निशान। उसका चेहरा दृढ़ था। जब वह आगे झुका, उसकी आंखें अग्रिम पंक्तियों को देख रही थीं। उसने स्थिर आवाज में कहा, रागनार ने पहले ही अपने मुख्य बलों को केंद्रीय पठार और हार्मन कैसल में तैनात कर दिया है ताकि ट्रॉयवन की प्रगति का मुकाबला किया जा सके। हमारे पास कोई अतिरिक्त सैनिक नहीं बचे हैं। मैं उन रणनीतिक बिंदुओं को बनाए रखने की आवश्यकता को समझता हूं, लेकिन इसी कारण मैंने स्वतंत्र संचालन कमान का अनुरोध किया है ताकि मैं खुद बैकस क्षेत्र को मजबूत कर सकूं और उस द्वीप समूह की जांच कर सकूं जो ट्रॉयवन की गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी तीव्र दृष्टि से आत्मविश्वास झलक रहा था जब उसने आगे कहा, यह सब इसलिए है ताकि मैं इस पूरे अभियान को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। जूलियस पीछे की ओर झुक गया, अपनी बाहें मोड़ते हुए, जैसे उसे एहसास हुआ। एक क्षण के लिए उसकी कठोर मुद्रा गायब हो गई और उसकी जगह गर्व की हल्की मुस्कान आ गई। तो यही तुमने शुरू से योजना बनाई थी, उसने अपने आप से सोचा। उसने हल्की हंसी छोड़ी और कहा, तुमने यह सब शुरू से ही देख लिया था, है ना? उसकी आवाज में सम्मान और स्वीकृति का भार था जब उसने जोड़ा, ठीक है, मैं इसकी अनुमति देता हूं। यह युद्ध से संबंधित कदम है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, थियो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सीमा से बाहर मत जाना। थियो ने अपनी मुद्रा सीधी की और एक तेज सिर हिलाया। जी कप्तान, मैं याद रखूंगा। जैसे ही थियो जाने के लिए मुड़ा, जूलियस की नजर मेज पर पड़े दस्तावेज पर टिकी रही। थियो द्वारा प्रदान की गई जानकारी असाधारण गुणवत्ता की थी, जो अधिकांश अधिकारियों के लिए प्राप्त करना संभव नहीं था। उसने चुपचाप सोचा, यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, यह उच्च स्तरीय खुफिया जानकारी, गतिविधियों के लॉग, एन्क्रिप्टेड संदेश, यहां तक कि समुद्री वित्त पोषण के निशान है। इस तथ्य कि वह मेरे पास आया ब्लैक ड्रैगन के बजाय जो खुफिया की देखरेख करता है, का मतलब है कि वह सीधे कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। उस स्थिति में मेरी अनुमति सिर्फ एक औपचारिकता है। जूलियस ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हल्की हंसी छोड़ी। गर्व से उनका चेहरा नरम हो गया जब उन्होंने बुदबुदाया, मुझे यकीन है कि उस लड़के ने पहले ही हर तैयारी कर ली है, कमांड रूम से दूर, बैकस परिवार की सीमा के भीतर। जैसे ही तलवार नीचे आई, सिबिल के हाथ में बोतल चौंकाने वाली गति से आगे की ओर उड़ी। यह हत्यारे के चेहरे पर सीधी लगी, टुकड़ों में टूट गई और कांच और चिपचिपा तरल कमरे में फैल गया। हत्यारा अविश्वास में पीछे हट गया, अपना चेहरा पकड़ते हुए। साइबिल की कुर्सी चरमराई जब वह आगे झुका और चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम सच में उस पर फंस गए, है ना? हत्यारे ने अपना चेहरा पोंछा और अपने कपड़ों की ओर देखा, फिर भ्रम में जम गया। गंध मीठी थी, कड़वी नहीं। यह तो संतरे का रस है, उसने कहा। साइबिल जोर से हंसा, अपने कोट को नकली शान से झाड़ते हुए। सही कहा, मैं आमतौर पर शराब नहीं पीता, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाना आसान था कि मैं पीता हूं। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, उसकी मुस्कान कुछ तीखी हो गई। तुम्हारे लिए दुर्भाग्य से मैं अब पूरी तरह जाग चुका हूं। इससे पहले कि हत्यारा प्रतिक्रिया कर पाता, साइबिल ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा। वार था का साफ, निर्दय। खंजर आदमी के हाथ से फिसल गया जब उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उनके चारों ओर अराजकता फैल गई जब और हत्यारे छायाओं से बाहर आए, लेकिन रागनार सैनिक तैयार थे। धुंधले गलियारों में तलवारें टकराईं और कुछ ही मिनटों में हर घुसपैठिया मरा या मर रहा था। सैनिकों में से एक आगे बढ़ा, भारी सांस लेते हुए। स्क्वाड लीडर, हमने उन सभी का ख्याल रखा जो अग्रिम पंक्ति के रूप में आए थे। स्क्वाड लीडर ने अपने गाल से खून पोंछा और दृढ़ता से सिर हिलाया। अच्छा,
फिर मशाल जलाओ, आग की लपटें यह घोषणा करें कि बैक्स अभी भी खड़ा है। उसने अपने आदमियों की ओर मुड़कर विद्रोह की आग से भरी आंखों से देखा। हमारी तलवारें ट्रोवन सेना को चीर देंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दिन को फिर से देखूंगा जब से फूलने की रस्म हुई थी। एक और सैनिक हंसा, एक मशाल जलाते हुए। हम भी खाली नहीं बैठे हैं। अब समय आ गया है कि हम उन्हें याद दिलाएं कि हम कौन हैं। लेकिन जैसे ही वह आदमी आगे झुका और मशाल जलाने लगा, उनके पीछे से एक हल्की सी आवाज ने सिबिल का ध्यान खींचा। पैरों की सरसराहट, बहुत तेज और बहुत पास। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, एक घायल हत्यारा, चेहरा खून से लथपथ लेकिन आंखों में आग, जमीन से उठ खड़ा हुआ, हाथ में चाकू कसकर पकड़े हुए। वह आगे की ओर झपटा, ब्लेड सिबिल की पीठ की ओर सीधा निशाना साधे हुए। सिबिल घूम गया, आंखें चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि वे एक को चूक गए थे। अन्य सैनिकों ने चेतावनी में चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि हत्यारा अपना वार कर पाता, एक धुंधली गति ने उनकी दृष्टि को काट दिया। एक तलवार के एक ही झटके से हवा चीर गई और हत्यारे का सिर उसके कंधों से अलग होकर कई फीट दूर जाकर गिरा। नवान बैक्स उसके पीछे खड़ा था। उसकी तलवार अभी भी वार के बाद गूंज रही थी। उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। जब उसने सिबिल की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, सच में थोड़ा सावधान रहो। अगर आप में से कोई घायल हो जाता है तो मैं हमारे स्वामी का सामना कैसे करूंगा? सिबिल ने जल्दी से अपनी मुद्रा सीधी की, एक दोषी स्कूली लड़के की तरह सिर हिलाते हुए। आप सही हैं मेरे स्वामी, मैं तुरंत खुद को सुधार लूंगा। नवान ने एक पल के लिए पलक झपकाई। उसका सख्त चेहरा हल्की मुस्कान में बदल गया। आराम करो, मैं तो मजाक कर रहा हूं। सच में खुद को आराम से रखो। सिबिल का चेहरा नाटकीय रूप से गहरा हो गया जब उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। अगर आप आराम चाहते हैं तो शायद हमारे स्वामी को खुद आग संभालनी चाहिए। फिर अपने साथियों की ओर मुड़ते हुए उसने नकली गंभीरता से इशारा किया। मेरे लिए मशाल संभालो लड़कों, मुझे अपने विवेक के साथ गहरी बातें करनी है। नवान ने एक पल के लिए खाली नजरों से देखा, इससे पहले कि सिबिल हंसी में फूट पड़ा। मजाक कर रहा हूं, मैं खुद ही संभाल लूंगा। उनकी बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन इसके पीछे आने वाले समय की तनावपूर्ण हवा थी। अंततः मशाल तेल में भीगे कपड़े से मिली और मशाल जीवन में आ गई। लपटें रात के आकाश में ऊंची उठने लगीं। इसकी चमक पहाड़ियों पर फैल गई और जल्द ही एक के बाद एक अन्य अग्रिम पंक्ति की मशालें जलने लगीं। बैकस की सीमा अंधेरे को चीरती हुई आग की एक रेखा की तरह जल उठी। धनुर्धारी दीवारों के ऊपर अपनी जगहों पर दौड़ पड़े और रक्षकों ने अपने धनुष खींचे। उनके चेहरे झिलमिलाती रोशनी से प्रकाशित हो गए। किलेबंदी के किनारे खड़े होकर नवान ने अपनी बूट को परापेट पर रखा और आगे बढ़ती हुई सेना को नीचे देखा। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई जब आग की रोशनी उसकी आंखों में चमकी। तो यह वही है जो हमारे स्वामी ने पहले से देखा था, उसने बुदबुदाया। वह कितनी दूर तक सब कुछ देख सकता था। नीचे ट्रोवन सेना ने हमला शुरू किया, इस जाल से अनजान जिसमें वे फंस गए थे। सिबिल ने अपनी आवाज उठाई। उसका लहजा चंचल से आदेशात्मक हो गया जब उसने चिल्लाया, ट्रोवन कीट दीवारों को पार कर चुके हैं। बक्खस किले की रक्षा करो, हमलावरों को समाप्त करो। उसके आदेश पर तीरंदाजों ने एक साथ तीर छोड़े। आसमान काला हो गया जब हजारों तीर दुश्मन पर बरसने लगे। ट्रोवन सैनिकों की चीखें युद्ध भूमि में गूंज उठीं जब वे एक के बाद एक गिरने लगे, पूरी तरह से चौंक गए। इस अराजकता के ऊपर रात के आकाश में ऊंचाई पर थियो रैगनार अपने वायवर्ण अम्ब्रा के ऊपर से दृश्य को देख रहे थे। चांदनी उनकी कवच पर चमक रही थी जब हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। उस ऊंचाई से नीचे जलते हुए मशालें युद्ध के नक्षत्रों की तरह दिख रही थीं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई जब उसने अम्ब्रा की लगाम खींची। तो लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। लगता है हम सही समय पर पहुंचे हैं। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा जब उसने युद्ध क्षेत्र की ओर देखा और बुदबुदाया, काफी समय हो गया है जब मैंने उन चेहरों को कार्रवाई में देखा था। तुम्हें क्या लगता है? कुछ क्षण बाद युद्ध भूमि शांत हो गई जब अंतिम ट्रोवन शरीर जमीन पर गिरा। नेवन, सिबिल और बैकस परिवार के सैनिक धुएं से भरे छापे के मलबे के बीच खड़े थे। उनकी छातियां धड़क रही थीं। हथियार अभी भी युद्ध के काले दागों से सने हुए थे। जीत सरल और कठिनाई से अर्जित की गई थी। ट्रोवन बलों को बैकस किले की दीवारों से पीछे धकेल दिया गया था और जो लोग घर के पतन पर हंसे थे वे अब विजयी खड़े थे। सफल रक्षा की खबर आग की तरह फैल गई। लॉर्ड थियो का बैक्स क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश पूरी तरह से पालन किया गया था। थियो ने नाटकीयता में डूबने का काम नहीं किया। उसने अपनी आंखें घुमाई और एक छोटी लगभग निजी हंसी उसके होंठों से फिसल गई। ऐसा प्रतिक्रिया जो ये कहती थी कि वह जोरदार प्रदर्शन को नापसंद करता है लेकिन परिणाम की सराहना करता है। तुम्हें इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है धत्त, उसने सैनिकों के घेरे से आगे बढ़ते हुए कहा। उसने सिबिल के कंधे पर हाथ रखा जो सर्दियों की ठंडी धातु पर धूप की तरह गर्म था और गर्व भरी स्थिर आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया। ये शब्द सिबिल पर किसी भी तलवार से ज्यादा गहरे लगे। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और एक पल के लिए वह फिर से एक लड़का बन गया। हैरान कि जिस स्वामी की उसने रक्षा की थी उसने उसे देखा था। सिबिल वहीं खड़ा रहा,
उस मान्यता में नहाते हुए, जबकि उसके साथ ही मजाक और आश्चर्यजनक ईर्ष्या के साथ भीड़ में आ गए। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, एक ने हंसते हुए कहा। तुम सच में किस्मत वाले हो, एक और ने कहा, उसकी पीठ थपथपाते हुए। थियो ने नेवन की ओर कदम बढ़ाया, जो उसे एक मुस्कान के साथ मिला, जो आश्चर्य से अधिक राहत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आओगे, नेवन ने स्वीकार किया। थियो ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने दी। मैं बस एहतियात के तौर पर आया था, उसने कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। नेवन ने सिबिल और बाकी लड़कों की ओर देखा, जो बीकन के पास इकट्ठा थे। अब लड़के थे, लेकिन आग की रोशनी में पुरुष, और जिज्ञासु मुस्कान के साथ पूछा, तुमने ऐसे लोग कहां पाए? थियो का सीना उस तरह के शांत गर्व से भर गया जो गरजता नहीं है। वे वही लोग हैं जिनके साथ मैंने प्रशिक्षु निरीक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया था, उन्होंने समझाया। वे मेरी सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैमेलिया पैलेस गार्ड में शामिल हो गए। उन्होंने नेवन की ओर देखा और जोड़ा, उन्होंने आपकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है। नेवन की आंखें झुक गईं, उनकी मुस्कान और नरम हो गई। सच कहूं, उन्होंने कहा, आवाज धीमी और थोड़ी आश्चर्यचकित। शुरुआत में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे केवल मध्यवर्ती निरीक्षक थे, कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था। लेकिन कुछ दिन उनके साथ काम करने के बाद मैंने अंतर महसूस किया। उनकी क्षमताएं कच्ची हैं, हाँ, लेकिन मैं उन पर भरोसा करता हूं। थियो ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीं, प्रशंसा को महसूस करते हुए। यह सुनकर मुझे गर्व होता है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर अपनी आंखें खोली और नेवन की नजरों से सीधे मिले। मेरी एक विनती है, उसने उन सैनिकों की लंबी कतार की ओर इशारा किया जिन्होंने संकेत का जवाब दिया था। वे लोग जो तब खड़े रहे जब अन्य भाग गए और ऐसे लड़े जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। अब जब जागीरदार और शूरवीर चले गए हैं, पैक्स परिवार का शूरवीर आदेश खाली है। कैसा रहेगा अगर तुम अपने इन दोस्तों को बैकस नाइट ऑर्डर बनने के लिए प्रशिक्षित करो? नेवान ने एक सांस ली, उन लोगों को नए सिरे से देखते हुए। उनके चेहरे पर धीरे धीरे और अनिच्छा से, लेकिन सच्ची उत्तेजना आ गई। नाइट ऑन ऑर्डर? हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे इस विचार का स्वाद चख रहे हों। उसका चेहरा खिल उठा। ऐसा उत्साह मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया। थियो ने उसे बदलते देखा। जिम्मेदारी नेवन के कंधों पर इस सहजता से आ गई कि दोनों को आश्चर्य हुआ। थियो ने अपनी पीठ सीधी की, एक निर्णय लिया और एक साधारण लहर के साथ मुड़कर दूर जाने लगा। तो मैं आप पर भरोसा करूंगा, नेवन। नेवन ने चौंक कर पलकें झपकाईं। क्या आप पहले ही जा रहे हैं मेरे स्वामी? उसने पूछा। हाँ, थियो ने बस इतना ही जवाब दिया। मैंने यहां जो देखना था देख लिया। ये केवल रास्ते में एक ठहराव था। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्मजोशी और दृढ़ता दोनों थीं। मेरा एक और उद्देश्य है, तैरते द्वीप समूह की जांच। नेवान ने अपना सिर झुका लिया, एक पल के लिए आंखें बंद की और स्नेह से भरी एक हंसी छोड़ी। आप सोचेंगे कि अब तक मैं इसकी आदत डाल चुका होता, उसने कहा। लेकिन आपकी साहसिकता अभी भी मुझे चौंका देती है मेरे स्वामी। थियो की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब नेवन ने आधे मजाक में कहा, क्या वह जगह बाहरी लोगों के लिए कुख्यात रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं है? अंदर जाना भी मुश्किल है। थियो का जवाब एक साजिशकर्ता का रहस्य था। मेरे पास अपने तरीके हैं। बैकस से दूर एक हवा से झुलसी तटरेखा के साथ बंदरगाह शहर डायोन अपनी खुद की जिंदगी जी रहा था। मछुआरे जाल खींच रहे थे, व्यापारी मछली पर बहस कर रहे थे, और एक किला बंदरगाह पर एक सख्त दादा की तरह नजर रखे हुए था। शहर के निचले हिस्से में एक सराय जोरदार शोर से गूंज रही थी। शोरगुल भरी हंसी, टैंकर्स की थपथपाहट और वह खटर-पटर जो तब होती है जब दर्जनों लोग थोड़ी देर के लिए चिंताओं को भूल जाते हैं। एक हुड़धारी आकृति ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। छाया उसके चारों ओर लिपट गई। उसने उस विशालकाय आदमी को नहीं देखा जो रास्ते में खड़ा था। उस बलवान का हाथ तेजी से बढ़ा और उसने नए आगंतुक को कंधे से पकड़ लिया, एक खुरदरी, अधिकारपूर्ण पकड़ के साथ। अरे छोटे, जब चलो तो अपनी आंखें खोलो, बड़े आदमी ने गुर्राया। उसकी आवाज कम और धमकी भरी थी, जैसे मुट्ठी के आकार के पत्थर। हुड पहने व्यक्ति ने शांतिपूर्वक ऊपर देखा और एक नपे तुले और सूखे स्वर में जवाब दिया, मेरी गलती, लगता है मैंने तुम्हें नीचे नहीं देखा। दानव का जबड़ा फड़क उठा, अपमान से उसकी भौहें तन गईं। हाँ जरूर, उसने ताना मारा, चलो मैं तुम्हारे स्तर तक झुक जाता हूं। उसने अपने कंधे चौड़े किए, जैसे कि इसे खेल बनाने के लिए। सराय का शोर थम गया। फिर एक पल में जो धीमी गति में चलाए गए वायरल क्लिप जैसा महसूस हुआ। हुड पहने आदमी का हाथ बियर के मग की ओर बढ़ा और उसे गुंडे के माथे पर दे मारा। कमरे का माहौल शोर से बदलकर चार्ज, सन्नाटे और फिर एक ही सांस में उत्साहित उत्तेजना में बदल गया। लोग आगे झुकने लगे, वे दर्शक जो अचानक अराजकता पर पनपते हैं। ओई, अरे लड़ाई, किसी ने चिल्लाया। आधा खुशी, आधा चेतावनी। अन्य लोग हंसे, मनोरंजन की धड़कन को महसूस करते हुए। बार की लड़कियां अभ्यास की गति से चलीं, कपों को संतुलित करते हुए ऑर्डर लेती रहीं। अरे रुको, मैं आ रही हूं। हाँ, आपकी ड्रिंक यहां है। सराय के पीछे मोमबत्ती से रोशन कमरे के अंदर हवा में नमक और धुएं की गंध थी। एक महिला की आवाज ने चुप्पी तोड़ी जब उसने अपने सामने बैठे आदमी को एक साफ रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। अनुरोध का सारांश ये है कि 15 तारीख से शुरू होकर फ्लोटिंग आर्किपेलागो नियमित रूप से ट्रोविन प्रथम को बारूद और स्टील प्रदान करेगा, जैसा कि पूर्वावलोकन में बताया गया है।
सभी खर्चे ड्रैगन तलवार के किराए के रूप में गिने जाएंगे। आदमी ने दोनों मुट्ठियां मेज पर मारी। लकड़ी उसके वजन के नीचे चरमराई। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। एक अनुरोध? मेरी बात, यह तो एक खतरनाक धमकी है, उसने चिल्लाया। वह आदमी एंटोनियो स्पिनोला था, स्पिनोला परिवार का उत्तराधिकारी और उनके समुद्री साम्राज्य का अगला नेता। उसका गुस्सा कमरे में फैल गया जब उसने ताना मारा, और यह किराए की फीस के बारे में क्या है? वे तलवार चुरा लेते हैं, फिर हिम्मत करते हैं कि वे इसे पैसे के लिए वापस देंगे। उसने तीखे इशारे से इस विचार को खारिज कर दिया। क्या मजाक है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। महिला ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा लेकिन दृढ़ रखते हुए धीरे से कहा। फिर भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना? एंटोनियो का प्रतिबिंब उसके बगल में चमकदार ग्लोब की सतह पर चमक रहा था। जब उसने बुदबुदाया, ड्रैगन तलवार के बिना तैरता द्वीप समूह डूब जाएगा। उसने अपना माथा रगड़ा। उसकी आवाज में निराशा हार में बदल रही थी। धत्त तेरी की, अगर हमने वह तलवार नहीं खोई होती तो हम उनकी दया पर नहीं होते। उसकी नजरें गहरी हो गईं, इतिहास के बोझ से भारी। क्या हमारे द्वीप समूह के लिए सच में कोई उम्मीद नहीं बची है? इससे पहले कि कोई जवाब आता, बाहर से एक जोरदार धमाका गूंजा। चिल्लाहटें, गालियां और लकड़ी के टूटने की आवाजें, एक सराय की लड़ाई की आवाजें गलियारे में फैल गईं। एंटोनियो का सिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। एक और चिल्लाहट आई। हाँ, एक कुर्सी, उन्हें कुर्सी से मारो। अपने दांतों के बीच बड़बड़ाते हुए एंटोनियो दरवाजे की ओर बढ़ा और इतनी ताकत से उसे लात मारी कि कुंडे हिल गए। तुम कमीने, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज अफरा तफरी के बीच गूंज उठी। मेरा सिर पहले से ही फटने वाला है। अब यह, तुम लोग फिर से क्यों लड़ रहे हो? कमरा अचानक शांत हो गया। दर्जनों चेहरे उसकी ओर मुड़े, कुछ दोषी, कुछ चुनौतीपूर्ण। एंटोनियो ने घूरा। उसकी आवाज गुस्से में बदल गई। मैंने कब कहा था कि तुम पी नहीं सकते? जितना चाहो पियो, लेकिन चुपचाप पियो। भगवान के लिए लड़ाई बंद करो। कमरे के दूसरी ओर से एक शांत परिचित आवाज ने जवाब दिया। तो तुमने आखिरकार खुद को दिखाने का फैसला किया। बोलने वाले ने अपनी हुड पीछे खींची, तीखी आंखें और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। यह थियो रागनार था, एंटोनियो स्पिनोला, स्पिनोला परिवार का अगला मुखिया। थियो ने सोचा, उसे देखते हुए हमें बात करनी है। उस रात बाद में लड़ाई थम गई थी। एंटोनियो के कार्यालय के अंदर दोनों आदमी भारी ओक की मेज के पार एक दूसरे का सामना कर रहे थे। एंटोनियो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, सतह पर अधीरता से अपनी उंगली थपथपाते हुए। तो उसने कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम फ्लोटिंग आर्किपेलागो जाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने जहाज पर एक योद्धा के रूप में ले जाऊं। थियो ने बिना विचलित हुए सिर हिलाया। तुमने सही सुना। मैंने सुना है कि समुद्री राक्षस उस तैरते हुए टुकड़े के पास अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। जहां तक मेरी क्षमताओं की बात है, जो तुम वहां वापस जाना काफी होना चाहिए था। वैसे भी आपके पास जनशक्ति की कमी है। ये दोनों के लिए फायदेमंद है। एंटोनियो ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसकी आवाज संदेहपूर्ण हो गई। तुम गलत नहीं हो। हम कुछ अच्छे लड़ाकों की तलाश में हैं। फिर उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसकी मुद्रा थकी हुई से तेज हो गई। लेकिन तुम मेरी जहाज पर नहीं चढ़ रहे हो। थियो ने भौं उठाई। ओह, एंटोनियो की आवाज धीमी हो गई और उसमें संदेह की धार आ गई। काम की तलाश में एक तथाकथित भाड़े के सैनिक के लिए तुम्हारा सामान बहुत साफ है, न कोई खरोंच, न कोई दाग। और वो झगड़ा पहले, वो ठीक वहीं हुआ जहां मैं था। तुम्हें कन्वीनियंटली पता था कि मेरे पास द्वीप समूह के लिए एक जहाज है। वह आगे झुका, उसकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां जोड़ते हुए। अगर तुम मेरी जगह होते, उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम खुद को जहाज पर चढ़ने देते? थियो ने एक छोटी मजाकिया हंसी छोड़ी। मुझे निराशा होती अगर तुम इसे नहीं समझ पाते। वह सीधा हो गया। उसका व्यवहार चंचल से व्यावसायिक हो गया। अच्छा, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। उसने अपनी चोगा में हाथ डाला, एक छोटा धातु का प्रतीक निकाला और उसे मेज पर धातु की खनक के साथ रखा। तैरते द्वीप समूह की मुक्ति के लिए लड़ने वाला सशस्त्र प्रतिरोध, थियो ने शांत स्वर में कहा। ब्लैक स्कल्स का नेता, एंटोनियो स्पिनोला। यह नाम बिजली की तरह लगा। एंटोनियो की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, थियो करीब झुक गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन अडिग थी। तो एंटोनियो स्पिनोला, क्यों ना हम एक सौदा करें? एंटोनियो का जबड़ा कस गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्लैक स्कल का प्रमुख हूं? थियो की मुस्कान लौट आई। चलो, ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है ना? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे कैसे पता है, बल्कि यह है कि मुझे क्या पता है। एंटोनियो की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा जब थियो ने शांतिपूर्वक जारी रखा। उदाहरण के लिए, वह ड्रैगन तलवार जिसके लिए तुम इतने बेताब हो। हथियार का जिक्र होते ही एंटोनियो की शांति टूट गई। उसकी कुर्सी जमीन पर खिसक गई जब वह अचानक खड़ा हुआ, दोनों हाथ डेस्क पर पटकते हुए। तुम कमीने हो, वह गर्जा। तुम आखिरकार ट्रॉय वैन के कुत्ते हो। थियो की आवाज ठंडी और सटीक रही। किसी भी सौदे की बुनियाद संयम है, एंटोनियो। अपना संयम मत खो। एंटोनियो ने उसे घूरा। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी।
भले ही मैं शांत दिमाग से सोचूं, ये बकवास है। अगर तुम ट्रॉयवेन के साथ नहीं हो तो तुम्हें ड्रैगन तलवार के बारे में पता नहीं होता। इससे पहले कि थियो जवाब दे पाता, दरवाजा जोर से खुला और एंटोनियो के एक गार्ड ने अंदर कदम रखा, तनावग्रस्त और सतर्क। लॉर्ड एंटोनियो शोर। सब कुछ ठीक है। एंटोनियो ने अपनी कलाई के एक झटके से उसे जाने का इशारा किया, एक पतली मुस्कान बनाते हुए। यह नियंत्रण में है। गार्ड ने संकोच किया, फिर झुककर वापस चला गया, दोबारा उन दोनों को मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला छोड़ते हुए। थियो ने हल्की हंसी दी, उसके होंठों के कोने आत्मविश्वास से भरी हल्की मुस्कान में बदल गए। यह बेतुका क्यों है? उसने सहजता से पूछा। उन्होंने मेरी तरह शायद केवल कहा कि उन्होंने भी किया। एंटोनियो की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर अविश्वास झलकने लगा, उसका मन दौड़ने लगा क्योंकि भ्रम ने उसके विचार। सोचने की बात है, उसने महसूस किया, उन्होंने कभी असली चीज नहीं दिखाई। उसकी नजर मेज पर गिरी और उसका चेहरा कठोर हो गया जब वह सोचता रहा। सोचना भी मुश्किल है कि हमारा निर्णय इतना धुंधला हो गया है, यहाँ तक कि द्वीप समूह की किस्मत दांव पर है। थियो की मुस्कान बनी रही जब वह थोड़ा आगे झुका, उसका स्वर स्थिर लेकिन प्रेरक था। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना? क्यों ना मेरी बात सुन लो। एंटोनियो ने गहरी सांस ली, फिर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसका लहजा नरम हो गया, हालांकि उसका संदेह बना रहा। ठीक है, उसने कहा, सुनते हैं। थियो का चेहरा गंभीर हो गया जब उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने शांत, विचारशील स्वर में बोलना शुरू किया। तैरते द्वीप समूह की किंवदंती और रहस्य। यह सब नायक क्रिमहिल्ड की कहानी से शुरू होता है ना? उस नाम का उल्लेख होते ही एंटोनियो तुरंत तनाव में आ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके माथे पर पसीना आने लगा। एक निराश सांस के साथ उसने अपने बगल की दराजों में से एक खोली और एक पुरानी चमड़े की डायरी निकाली। उसे मेज पर रखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है कि तुम पहले से ही कहानी जानते हो। हाँ, तुम सही हो थियो। उसने अपनी तलवार समुद्री ड्रैगन के सिर में घुसा दी। यही तरह उसने महासागरों को तबाह किया, उसे लहरों के नीचे सील कर दिया। किंवदंती का नायक क्रिमहिल्ड। एंटोनियो की आवाज और भारी हो गई जब उसने जारी रखा, वह परी कथा, यह वास्तविक है। तैरता हुआ द्वीप समूह कहा जाता है कि रहस्यमय धाराओं के कारण समुद्र के ऊपर तैरता है, लेकिन यह सच नहीं है। ड्रैगन क्रिमहिल्ड समुद्र के गहराई में बंद है और जो विशाल मना वह छोड़ता है, वह एक ऊपर की ओर बहाव बनाता है जो द्वीप को ऊपर उठाए रखता है। ड्रैगन तलवार वह उपकरण है जो उस मोहर को बनाए रखता है, एक माध्यम जो मना प्रवाह को स्थिर रखता है। लेकिन जब से ट्रॉयवेन ने ड्रैगन तलवार चुरा ली है, मना धाराएं अस्थिर हो गई हैं। अगर ड्रैगन तलवार जल्द ही वापस नहीं की गई, एंटोनियो ने अपनी मुट्ठी भींची और उसका स्वर गंभीर हो गया, तो द्वीप समूह डूब जाएगा। महान लहरें समुद्र से उठेंगी, सब कुछ नष्ट कर देंगी। इमारतें, बुनियादी ढांचा, वहां रहने वाले लोग, उनके घर, उनकी जिंदगियां, सब कुछ समुद्र में समा जाएगा। उसने अब सीधे थियो की ओर देखा, उसकी आवाज में तात्कालिकता भरी हुई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, द्वीप समूह पर सभी की जिंदगियां दांव पर हैं। यदि आपके पास वास्तव में ड्रैगन तलवार है और आप इसे हमें वापस कर देते हैं, तो हम आपको आपकी इच्छानुसार कुछ भी देंगे। थियो का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं, जैसे उसके मन में विचार चल रहे हों। इसे वापस करना कोई वास्तविक समाधान नहीं है, उसने सोचा। कोई भी इसे कभी भी फिर से चुरा सकता है, और उससे भी अधिक, इसका मतलब होगा इसे हमेशा के लिए छोड़ देना। ड्रैगन तलवार की छवि उसकी दृष्टि में चमक उठी। उसकी गहरी चमक अब भी उसकी यादों में बसी हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने सोचना जारी रखा, इसका मतलब होगा कि मुझे इसे पूरी तरह से छोड़ना होगा। एंटोनियो का स्वर दृढ़ हो गया जब वह आगे झुका। तो चलिए सौदा जारी रखते हैं। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? अगर यह पैसे की बात है तो हम दे सकते हैं या नहीं? थियो की नजरें फिर उठीं। उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। नहीं, उसने धीरे से कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें हल्की लाल चमक उठीं जब उसका स्वर दृढ़ता से तीव्र हो गया। मैंने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर ली है। मैं ड्रैगन तलवार रखूंगा और मैं द्वीप समूह को ड्रैगन तलवार से बचाऊंगा। तुम्हें बस मुझे तैरते हुए द्वीप समूह तक ले जाना है। थियो की आवाज में आत्मविश्वास देखकर एंटोनियो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली और अविश्वास में अपनी आंखें संकुचित करते हुए दांत भींच ली। क्या यह संभव भी है? उसने सोचा, थियो को घूरते हुए समुद्र की ओर फैला हुआ जैसे एक जीवित नक्शा, बेचैन और चांदी जैसा चमकता हुआ एक तांबे के आकाश के नीचे। एक तेज हवा से चलने वाला जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका धनुष उठता और गिरता हुआ एंटोनियो और थियो को द्वीपों से भरे क्षितिज की ओर ले जा रहा था। थियो रेलिंग पर खड़ा था, हवा उसके बालों को उलझा रही थी, और जब उसने आगे का दृश्य देखा तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, मानो हंसी में बदलने वाली हो। आखिरकार उसने सांस ली, आंखें चमक उठी। वह रहा आगे, तैरता हुआ द्वीप समूह समुद्र के ऊपर जैसे कस्बों और घाटों का सिलसिला था। बड़ी जहाजें और छोटी तटीय कट्टर्स इसके बंदरगाह में और उसके आसपास व्यापार करती थीं। पाल और धुएं का एक छत्ता। इस दूरी से यह सौदेबाजी और हलचल से भरा हुआ दिखता था, झंडे फहराते हुए जैसे जहाज जगह के लिए होड़ कर रहे थे।
कभी एक कहानी व्यापार गठबंधन के रूप में, जिसकी प्रथाएं इतनी विशिष्ट थीं कि सम्राट ने स्वयं इसकी स्वायत्तता को मान्यता दी थी। द्वीप समूह अब कब्जे के निशान दिखा रहा था। महान युद्ध के बाद से ट्रोवन के नियंत्रण में इसे सैन्य आपूर्ति के लिए एक विनिर्माण केंद्र में बदल दिया गया था। थियो ने देखा कि भट्टियों की एक पंक्ति जुगनुओं की तरह चिंगारियां उगल रही थीं और उसके सीने में एक कठोर ठंडक महसूस हुई। महान युद्ध के अंत के आसपास कई उपग्रह द्वीप पहले ही लहरों के नीचे डूब चुके थे, हमेशा के लिए नक्शों से मिट गए थे। उसने अपनी नजरें द्वीपों पर टिकाए रखीं और एक विचार को अपने मन में तलवार की तरह जमने दिया। रागनार और द्वीप समूह दोनों के लिए ट्रोवन के निशान मिटाने होंगे। इससे पहले कि वह योजना को और आगे बढ़ा पाता, एंटोनियो की आवाज डेक पर गूंज उठी, चिंता से भरी हुई। तुम मजाक नहीं कर रहे थे, सही? तुमने द्वीपों को बचाने का वादा किया था। थियो ने मुड़कर आदमी के तनाव का सामना एक धीमी, स्थिर मुस्कान के साथ किया। एंटोनियो ने आगे कहा, हर शब्द में तेजी से बढ़ती हुई तात्कालिकता थी। जो तुमने पहले कहा था उन्हें डूबने से रोकने के बारे में, द्वीपों को स्थानांतरित करके। थियो की मुस्कान नहीं हटी। चिंता मत करो, ये संभव है, उसने कहा। उसके स्वर में आत्मविश्वास स्पष्ट था। द्वीप समूह के नीचे समुद्र में समुद्री ड्रैगन एक आदिम संरक्षक है। बाद में थियो ने ड्रैगन तलवार को म्यान से निकाला और उसे आदरपूर्वक उन मना जानवरों के बीच रखा जिन्हें उसने बुलाया था। ड्रेक आगे झुका, उसकी चमकती हुई शल्कें। रेत का कीड़ा फिसला और डेक पर खोखली, गूंजती हुई थापती। उनके ऊपर परी ड्रैगन मंडरा रही थी, पंख बिखरी हुई रोशनी को पकड़ रहे थे, जबकि ग्रिफिन एक तनी हुई पक्षी जैसी तीव्रता के साथ देख रहा था। यह तलवार तुम्हें कैसी लगती है? थियो ने पूछा। आवाज धीमी थी, जैसे ही चिंगारियां तलवार की धार से निकलने लगीं। ड्रेक ने सीधे कहा, ओह, यह एक अवशेष है, उसने कहा, आवाज पत्थर की तरह घिसती हुई। सैंडवर्म ने दोहराते हुए और तत्परता से कहा, आदिम ड्रैगन का अवशेष, प्राचीन ड्रैगन की धरोहर। जब थियो ने हाथ बढ़ाया, उंगलियां लगभग धातु को छूने वाली थीं। तलवार ने छोटे ऊर्जा के चाप छोड़े। वह भौहें चढ़ाते हुए बोला, जैसा मैंने सोचा था। उसने खुद से बुदबुदाया, फिर जोर से कहा, लेकिन यह रागनार के साथ असंगत क्यों है? परी ड्रैगन करीब झुकी। उसकी आवाज पत्तों के बीच से गुजरती हवा जैसी थी। कहना मुश्किल है, उसने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि ड्रैगन स्लेयर की तलवार से जुड़ा संरक्षक अपनी ड्यूटी छोड़कर खुद अवशेष से भाग गया। उसके शब्द ठंडे बूंद की तरह गिरे। थियो की आंखें चौड़ी हो गईं। इससे भाग गया? तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रिफिन असहजता से हिला, पंख पर बारिश की तरह पसीने की एक बूंद। परी ड्रैगन ने ग्रिफिन की ओर देखा और समझाया, यह पहले भी हुआ है, जब एक संरक्षक भूल गया था कि उसे क्या करना है। ग्रिफिन ने सबसे पहले श्रृंखला तोड़ी। थियो ने ग्रिफिन के चेहरे के भाव को कसते हुए देखा। अवशेष से भाग गया? क्या कोई ऐसा कर सकता है? कीमत चुकाकर दूर चला जाए? उसने पूछा। ग्रिफिन का जवाब सीधा और अविश्वसनीय था, नहीं, यह पागलपन है। केवल वही बच सकता था और फिर भी जीवित रह सकता था। ये सरल नहीं है। उसने सांस छोड़ी, आवाज घाटी में हवा की तरह थी। अगर तुम सोचते हो कि उससे निकलने वाली मना पूरे द्वीप समूह को उठाने के लिए पर्याप्त है, तो तुम गलत नहीं हो। उसके स्वर में चेतावनी और सम्मान दोनों थे। थियो का दिमाग उसके शब्दों से तेज चल रहा था। रुको, तो अगर मैं उसे हरा दूं, तो क्या मैं खुद द्वीपों को हिला सकता हूं? उसने संभावना की सीमा को परखते हुए पूछा। ड्रेक ने विद्वान की गंभीरता के साथ उत्तर दिया, सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन पहले आपको उसे फिर से सील करना होगा। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? उसकी तराजू की सरसराहट पुराने घड़ी के लंबे घंटे बजने जैसी थी। इससे पहले कि थियो पूरा जवाब दे पाता, परी ड्रैगन ने वह बात जोड़ दी जिसे बाकी लोग जोर से कहने से डरते थे। कमजोर होने के बावजूद संरक्षक सबसे मजबूत में से एक था। ग्रिफिन ने अपना सिर तिरछा किया। उसकी चोंच के कोने पर एक व्यंग्यात्मक फड़फड़ाहट थी। क्या तुम समुद्र की तलहटी तक पहुंच भी सकते हो? उसने पूछा। यह सवाल से ज्यादा चुनौती थी। थियो की मुस्कान वापस आ गई, इस बार आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने हाथ हिलाया और एक छोटा आत्मविश्वासी कंधा उचकाया। बिल्कुल, उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरे पास एक योजना है। चिंता मत करो कि मैं वहां कैसे जाऊंगा या उसे कैसे बंद करूंगा। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। दृश्य फिर से वर्तमान में डेक पर लौट आया। एंटोनियो की तनावपूर्ण आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। तो क्या उस मूर्ति में सच में द्वीपों को बचाने की शक्ति है? यह शक्ति जो यहाँ के मूल निवासी भी नहीं कर सकते, जानते हो? थियो ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम अभी भी संदेह कर रहे हो? उसने कहा, यहां तक कि मैंने तुम्हें ड्रैगन स्लेयर तलवार दिखाई। एंटोनियो ने दांत भींचे और नीचे देखा। उसके चेहरे पर अपराध बोध और चिंता झलक रही थी। मैं संदेह नहीं कर रहा, उसने धीरे से कहा, बस चिंतित हूं। मेरे वतन का भविष्य दांव पर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझते हैं। थियो की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसने सांस छोड़ी, फिर स्थिर आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। हाँ, मैं समझता हूं, पहले मुझे वहां ले चलो, उसने कहा। उसकी आवाज इस्पात जैसी दृढ़ थी। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। थियो की आंखों के सामने एक हल्की चमक दिखाई दी। एक सिस्टम सूचना जीवन में झिलमिलाई, जैसे खुद दुनिया की एक फुसफुसाहट। उपखोज, ड्रैगन स्लेयर की तलवार, बम्बांग।
उद्देश्य तलवार को उसके मूल विश्राम स्थल पर लौटाना। स्थल का पता लगाएं, संरक्षक को हराएं और इसे धारण करने का अधिकार अर्जित करें। जैसे जैसे रात गहराई, दृश्य बदल गया। तैरते द्वीप समूह को एक शांत रहस्यमय शांति में लपेट लिया। चांदनी तरल कांच की तरह नीचे बह रही थी। गोदी और शांत बंदरगाह को चांदी में नहला रही थी। इस शांत सतह के नीचे एक मंद रोशनी वाले तहखाने में एंटोनियो ने अपने विश्वसनीय लोगों को इकट्ठा किया था, सैनिक जो अपने घर के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। एंटोनियो ने थियो की ओर इशारा किया जब उसके आदमी सावधान खड़े थे। हमारा मिशन सरल है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली थी। इस आदमी को क्रीमहिल्ड के कोलोसस तक ले जाओ। वहां पहुंचने के बाद वह बाकी संभाल लेगा। सैनिकों ने जल्दी से तनावपूर्ण नजरें एक दूसरे से मिलाईं जब एंटोनियो ने जारी रखा। आप सभी जानते हैं कि ट्रॉयवन ने मुख्य कबीले के प्रमुख को खरीद लिया है। कोलोसस के आसपास सुरक्षा कड़ी है, लेकिन सामान्य मार्ग का उपयोग करें, गुप्त मार्ग। यह आपको काफी करीब ले जाएगा। हर सैनिक सीधा खड़ा हो गया। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा था। एक साथ उनकी आवाजें तहखाने में गूंज उठीं। जी सर। तैरते द्वीप समूह की जय हो, एंटोनियो ने थियो की ओर मुड़ते हुए कहा। फिर मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। थियो ने एक बार सिर हिलाया, आंखें तेज और अनपढ़नीय। समझ गया। इकट्ठे हुए लोगों में से एक सैनिक पीछे रुका। उसके होठों पर हल्की चालाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था जो वफादारी नहीं थी। दृश्य द्वीप समूह के केंद्र की ओर स्थानांतरित हो गया। क्रीमहिल्ड की विशाल प्रतिमा परिदृश्य पर छाई हुई थी, एक ड्रैगन के आकार का स्मारक जो खुद चट्टान में तराशा गया था। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें और प्रहरी दुर्ग चांदनी में चमक रहे थे। सैनिकों द्वारा संरक्षित जो अपने भालों को पकड़े हुए थे, उनके नीचे रेंगती छायाओं से अनजान। सतह के नीचे थियो और उसका समूह चुपचाप एक छिपे हुए मार्ग से गुजरा। एक प्राचीन सीढ़ी जो समुद्री धुंध से गीली थी। थियो की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पत्थर की दीवारों पर हाथ फेरा तो यहाँ सच में एक गुप्त रास्ता था। सुरंग एक विस्तृत गुफा में खुली जहां पास के झरने की गर्जना उनकी गतिविधियों को छुपा रही थी। एंटोनियो के एक आदमी ने फुसफुसाया, झरने की आवाज की वजह से पकड़े जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कृपया सावधान रहें। थियो ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका चेहरा स्थिर था। बिना झिझक के उसने अपनी इन्वेंट्री खोली और ड्रैगन स्लेयर की तलवार निकाली। उसकी धार हल्के से चमक रही थी, अदृश्य शक्ति के साथ गूंज रही थी। वह सैनिकों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन आदेशात्मक थी। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। यहां से मैं अकेला जाऊंगा। तलवार की चमक को देखकर लोग हैरान रह गए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, आंखें चौड़ी करते हुए, वास्तविक ड्रैगन स्लेयर की तलवार, अविश्वसनीय। थियो की नजर ऊपर क्रीमहिल्ड की विशाल मूर्ति पर गई। उसके हाथ में तलवार ऊर्जा से धड़क रही थी और वह उसकी प्रतिक्रिया को और अधिक मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। जितना हम करीब आते हैं यह उतना ही तीव्र हो जाता है, उसने सोचा। उसकी आंखें मूर्ति की लंबाई को ड्रैगन के विशाल सिर तक देखती रहीं। स्रोत यह अवश्य ही ऊपर होगा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर झुका और एक शक्तिशाली छलांग के साथ खुद को ऊपर की ओर फेंक दिया। उसके जूते पत्थर पर लगे। उसका शरीर चांदनी के बीच एक छाया की तरह हिलता और उसने विशाल मूर्ति की ओर चढ़ाई शुरू की। नीचे एक सैनिक ने थियो की चढ़ाई को देखा। उसकी आवाज में आश्चर्य भर गया। उसके पास सच में ड्रैगन स्लेयर तलवार है, उसने सोचा। आखिरकार हमारे द्वीप समूह के लिए आशा है, लेकिन उसकी राहत केवल एक पल के लिए थी। अंधेरे से उसके पीछे एक हल्की सी हलचल हुई। इससे पहले कि सैनिक प्रतिक्रिया कर पाता, एक हाथ उसके मुंह पर कस गया और एक खंजर उसकी गर्दन पर साफ साफ चल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे ही जीवन उनसे खून बहकर चुपचाप पत्थरों पर फैल गया। हत्यारा पीछे हट गया, चेहरा ठंडा। चांदनी में चमकती तलवार के साथ उसने फुसफुसाया, ट्रॉयवेन अमर रहे। खून ठंडे पत्थर के फर्श पर एक काले आईने की तरह फैल गया। सैनिक का शरीर उसमें धड़ाम से गिर पड़ा। हत्यारा सीधा खड़ा हुआ, अपनी आस्तीन पर तलवार पोंछी और हल्की हंसी छोड़ी। अब उसने बुदबुदाया। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। हम चुराई गई ड्रैगन स्लेयर की तलवार बालमंग वापस ले सकते हैं। ऊपर क्रीमहिल्ड की विशाल प्रतिमा के शीर्ष पर थियो ड्रैगन के मुकुट तक पहुंच गया। रात की हवा उसके चारों ओर गूंज रही थी। समुद्र की नमकीन गंध और आने वाले समय की तनाव को साथ ले जा रही थी। उसने विशाल आकृति की ओर देखा। मूर्तिकला योद्धा जो एक अदृश्य तलवार पकड़े हुए था और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह यहाँ सबसे अधिक प्रतिक्रिया कर रहा है, उसने सोचा, अपनी बाह में कंपन महसूस करते हुए जहां उसने तलवार पकड़ी थी। समस्या यह है कि आगे क्या होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के थियो ने बालमंग को मूर्ति के सिर में गहराई तक धंसा दिया। ब्लेड गरजती हुई ध्वनि के साथ अंदर घुस गई। पत्थर उसके पैरों के नीचे कांपने लगा। संपर्क बिंदु से नीली चिंगारियां फूट पड़ी। उसके हाथ पर लपटें मारती हुईं। वह दर्द से तड़प उठा। उसकी त्वचा पर जलन हो गई। तलवार की शक्ति से उसके हाथ झुलस गए।
जलन से भांप उठी जब उसने दांत भींचे। जमीन में वैसे ही वार करने से कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा अपने खाली हाथ से एक औषधि निकालते हुए, मुझे इसे सोचने दो, शायद कोई संदेश छुपा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वह सोच पूरी कर पाता, उसके चारों ओर की हवा बदल गई। एक झलक, फिर खामोशी। हत्यारा छायाओं से प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्त पिपासा से लाल चमक रही थीं। बिना एक शब्द कहे वह झपटा। उसकी तलवार हवा में एक घातक सीटी के साथ कटती हुई। वार तेज, सटीक, घातक था। फिर भी जैसे ही तलवार उस जगह से गुजरी जहां थियो खड़ा था, उसे कुछ नहीं मिला। हत्यारे की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इससे पहले कि वह संभल पाता, उसके पेट में दर्द फट पड़ा। थियो उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ, उसके पसलियों में जोर से बूट मारते हुए। टक्कर से हत्यारा पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर हवा में मरोड़ खाता हुआ पत्थर की सतह पर जोर से गिरा। उसने खून खांसा। अपनी तरफ पकड़ते हुए उसके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। कब उसने? वह मेरे पीछे कैसे आ गया? थियो हल्के से उतरा, अपनी मुद्रा सीधी करते हुए, आंखें बिजली की तरह तेज। हत्यारे ने खुद को स्थिर रखने के लिए अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। सांसें उखड़ी हुईं। उसके पीछे से दो और आकृतियां उभरी, चांदनी के खिलाफ मौन छायाएं। सर ग्रे, एक ने चिल्लाया। आवाज में घबराहट थी। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, पहले हत्यारे ग्रे ने गुर्राया। उसकी नजर थियो पर जमी हुई थी। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और फुसफुसाया, वह मजबूत है, उसे लापरवाही से मत दौड़ाओ। थियो ने अभी भी एक हाथ में औषधि पकड़े हुए उन्हें एक धीमी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। 3 बनाम 1, उसने धीरे से कहा। शायद यह उचित है। क्रिमहिल्ड प्रतिमा की दीवारों के बाहर रात की शांति टूट गई। एक जोरदार धमाका सन्नाटे को चीरता हुआ गूंज उठा, जो वॉच टावरों में गूंज रहा था। गार्ड चौंक गए, हथियार निकाल ली। क्या तुमने वो सुना? एक ने चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। फिर एक और सैनिक ने ऊपर की ओर इशारा किया। आवाज कांप रही थी। देखो, कोलोसस, क्रिमहिल्ड का कोलोसस। सभी की नजरें पहाड़ के आकार के स्मारक की ओर मुड़ गईं, और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अविश्वास में जमा दिया। धत्तेरे की, एक गार्ड चिल्लाया। आवाज कांप रही थी। ये कैसे संभव है? मूर्ति टूट रही थी। विशाल पत्थरों के टुकड़े उसके शरीर से अलग होकर उल्काओं की तरह नीचे गिरने लगे। सबसे पहले सिर फटा, फिर हाथ, फिर पूरा ऊपरी धड़। नीचे से सैनिक भयभीत होकर देख रहे थे, क्योंकि कभी अचल रहने वाला स्मारक चांदनी में ढह गया। उसके गिरने की गर्जना रात को डुबो रही थी। क्षण भर पहले क्रिमहिल्ड प्रतिमा की विशाल सीढ़ियों के नीचे एंटोनियो बेचैनी से टहल रहा था। उसकी भौहें तनी हुई थीं जब उसने ऊपर सुरंग की ओर देखा। इतना समय क्यों लग रहा है? उसने बड़बड़ाया। उसके स्वर में निराशा झलक रही थी। आखिर वे अंदर क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, तेज कदमों की आवाज गलियारे में गूंज उठी। एक महिला सैनिक लड़खड़ाते हुए बाहर आई, हाँफते हुए। उसकी चेहरा टिमटिमाती मशाल की रोशनी में पीला था। लॉर्ड एंटोनियो, उसने हकलाते हुए कहा। आवाज कांप रही थी। कुछ भयानक हो गया है। ग्रे और उसके भाई जो हमारे साथ अंदर गए थे, उन्होंने अचानक मेहमानों पर हमला कर दिया। एंटोनियो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? उसने चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। यह एहसास पेट में एक झटके की तरह लगा। उसने अपने जबड़े को भींच लिया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तत तेरी की। तो ट्रॉयवेन के सेवक पहले ही इतनी गहराई तक घुस चुके हैं। इस बीच विशालकाय के शीर्ष पर अराजकता छाई हुई थी। थियो की तलवार एक साथ 3 हथियारों से टकराई। हर वार चांदनी पत्थर पर बिजली की तरह चमक रहा था। स्टील की टकराहट हवा में गूंज रही थी जब थियो ने मोड़कर वार को रोका और पलटवार किया, लेकिन उनके लगातार हमलों से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। चीज, उसने सोचा, दांत भींचते हुए जब उसने नीचे की ओर वार को रोका। ये कमीने नौसिखिए नहीं हैं। उसकी नजर उनके बीच घूमी, उनके हाव भाव को पढ़ते हुए। जब मैं उन्हें मौका देता हूं, तब भी वे पूरी तरह से नहीं आते। वे मुझे समय के लिए रोक रहे हैं। हत्यारे फैल गए, उसे घेरते हुए घातक सटीकता के साथ। उनकी तलवारें फीकी रोशनी में चमक रही थीं। थियो का दिमाग दौड़ने लगा। उन्होंने पहले ही हाउन जिला 3 पर नियंत्रण कर लिया है। वे चुपचाप आगे बढ़ने के लिए समर्थन का इंतजार कर रहे हैं। उसका पकड़ बोंगुंग ड्रैगन स्लेयर की तलवार पर कस गया। मेरे रहते नहीं, उसने गुर्राया। उसकी आवाज में अचानक आई चुनौती ने ग्रे, हथियारों के नेता, को चौंका दिया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? ग्रे बड़बड़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थियो की तलवार ने हवा में एक चौड़ा चाप काटा, जिससे कच्ची ऊर्जा की एक लहर निकली जो उनके पैरों के नीचे पत्थर को चीर गई। जमीन जोर से कांपी, जैसे आकाश खुद फट गया हो। प्लेटफॉर्म पर झटका लहर दौड़ गई। जैसे ही धूल साफ हुई, उनके नीचे की धरती फट गई और कुछ प्राचीन चीज नीचे चमकने लगी। एक प्राचीन अवशेष, विशाल और चमकदार, सदियों से सोई हुई रोशनी के साथ चमक रहा था। ग्रे की आंखें डर से फैल गईं। एक अवशेष? यहाँ
उसे कैसे पता चला? थियो का भाव तनाव से उत्तेजना में बदल गया। तो यह हमारे ठीक नीचे था, उसने धीरे से कहा। वह आगे बढ़ा, अवशेष की ओर दौड़ते हुए, जबकि ग्रे अपने आदमियों को आदेश दे रहा था उसे किसी भी कीमत पर रोकें। लेकिन थियो पहले ही इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वे प्रतिक्रिया नहीं कर सके। ड्रैगन स्लेयर की तलवार उसके हाथ में ऊर्जा से धड़क रही थी। एक हल्की घंटी बजी। एक और सिस्टम सूचना उसकी आंखों के सामने झिलमिलाई। उपकार्य ड्रैगन स्लेयर की तलवार। बोंगुंग अपनी मूल विश्राम स्थल पर लौटना चाहती है। उद्देश्य, उसकी जगह ढूंढो, संरक्षक को हराओ और स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करो। थियो के विचार एक साथ जुड़ गए। यह लौटना चाहती है। तलवार यहाँ सबसे अधिक प्रतिक्रिया कर रही है। इसका मतलब है कि यही मूल स्थान है। उसने बोंगुंग को ऊंचा उठाया। उसकी धार नीली आग से चमक रही थी और एक ही निर्णायक गति में उसने इसे सीधे अवशेष के हृदय में ढसा दिया। विश्राम स्थान, थियो चिल्लाया। उसकी आवाज टूटे हुए कक्ष में गूंज उठी। यह केवल यहां हो सकता है। जैसे ही तलवार लगी, जमीन कांप उठी। ऊर्जा अवशेष से प्रकाश की ज्वार की लहर की तरह फूट पड़ी। विशाल मूर्ति को उसकी जड़ तक हिला दिया। ग्रे और उसके आदमी पीछे की ओर फेंके गए। टूटे हुए फर्श पर लुढ़कते हुए उनकी चीखें मुक्त हुई शक्ति की गर्जना में डूब गईं। थियो अपनी जगह पर खड़ा रहा, हाथ हिल्ट पर जकड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि अवशेष की ऊर्जा उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। प्रकाश इतना तेज था कि उसने अपने रास्ते में सब कुछ निगल लिया। बाहर क्रिमहिल्ड की दीवारों पर पहरेदार अचानक मुड़े जब एक कान फाड़ देने वाली आवाज ने रात को चीर दिया। क्या तुमने सुना? एक ने चिल्लाया। कुछ टूट गया है। फिर वह चीख आई जिसने हर आदमी को जड़ कर दिया। देखो विशालकाय मूर्ति, क्रिमहिल्ड की विशालकाय मूर्ति को देखो। सभी की नजरें ऊपर उठ गईं और किले पर भय छा गया। विशाल मूर्ति जो कभी द्वीप समूह का गर्व थी, टूटने लगी। दरारें उसके शरीर में फैल गईं और उनमें से चमकदार रोशनी बाहर आने लगी। धत्तेरे की, एक गार्ड चिल्लाया। आवाज कांप रही थी। ये कैसे संभव है? सबसे पहले मूर्ति का सिर गिरा, गड़गड़ाहट के साथ टूट कर गिरा। उसके बाद हाथ और छाती। विशाल पत्थरों के टुकड़े उल्काओं की तरह बरस रहे थे, धरती को हिला रहे थे। थियो का शरीर झटके खा रहा था, जैसे वह धीरे धीरे होश में आ रहा हो। उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसका सिर पत्थर से टकराती लहरों की तरह धड़क रहा था। उसकी आंखों के पीछे एक मध्यम दर्द था। क्या हुआ? उसने बुदबुदाया, खुद को सीधा करते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। क्या मैंने होश खो दिया था? ऐसे उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाई और फिर जम गया। युद्ध का मैदान गायब हो गया था। कोई अवशेष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई खंडहर नहीं। उसके चारों ओर एक घना जंगल फैला हुआ था। धुंध पेड़ों के बीच रेंग रही थी और प्राचीन जड़ें धरती में मरोड़ खा रही थीं। तो मैं बच गया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, भौहें चढ़ाते हुए। जैसा कि उम्मीद थी, यह अवशेष कालकोठरी के अंदर होना चाहिए। उसके बगल में एक परिचित आवाज गूंजी, हल्की और चिढ़ाने वाली। तो यह प्राणी का अड्डा है। थियो ने अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके मना जानवर उसके सामने खड़े थे, उनके असली रूपों के छोटे संस्करण। एरी ड्रैगन उसके कंधे के पास आलस्य से मंडरा रही थी। ड्रेक मुड़े हुए पंखों के साथ झुका हुआ था और ग्रिफिन और सैंडवर्म उनके बगल में सतर्क खड़े थे। थियो ने भौं उठाई। तुम सब ये भद्दे रूप क्यों? परी ड्रैगन ने अपनी छोटी बाहें मोड़ते हुए आह भरी। हमने सीधे तुम्हारी मना का माध्यम बनाकर प्रकट किया। तुम्हारी जादुई शक्ति की कमी हमें हास्यास्पद बनाती है, उसने सूखी निंदा के साथ कहा। लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। एक अवशेष रक्षक के लिए, एक मानव के लिए इतनी गहरी लालसा और दया रखना कोई छोटी बात नहीं है। थियो की आंखें चौड़ी हो गईं। एक मानव? रुको, क्या वह इंसान क्रिमहिल्ड हो सकता है? ग्रिफिन ने अपना सिर हिलाया। हमें निश्चित रूप से नहीं पता, उसने गंभीरता से कहा। हमने केवल इसके विचारों के अवशेष पढ़े। थियो ने रुक कर सोचा। संदर्भ के अनुसार शायद यह सही है, उसने धीरे से कहा। फिर उसने चारों ओर देखा, धुंध से ढके जंगल को स्कैन किया। चूंकि अब कोई अवशेष संरक्षक नहीं बचा है, चलो धीरे धीरे खोज करते हैं। अचानक एक आवाज हवा में गूंज उठी। थियो की प्रवृत्तियां चिल्लाईं। वह समय पर झुक गया। तीर उसके कान के पास से सीटी बजाते हुए निकल गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से तीर आया था। शाखाओं के बीच ऊंचाई पर एक कंकाल धनुर्धर ने एक और तीर खींचा। उसकी खोखली आंखें चमक रही थीं। उन्होंने कहा था, एक मालिक रहित घर। थियो ने बुदबुदाया। आवाज गहरी हो गई। तो फिर इसे समझाओ। उसने तेजी से मुड़कर और अधिक हलचल देखी। पेड़ों के पीछे से कंकाल सैनिक रेंगने लगे। उनकी हड्डियां चरमराती हुईं और हथियार कसकर पकड़े हुए वे जड़ों, शाखाओं, चट्टानों पर चढ़ गए। दर्जनों, फिर सैकड़ों।
घुसपैठियां उन्होंने एक साथ फुसफुसाया। उनकी आवाजें खुरदरी और टूटी हुई थीं। घुसपैठियां, द एनकिल, क्रिमहिल्ट। जैसे ही उनकी संख्या बढ़ी, हवा में सड़न की गंध घुल गई। कुछ ही पलों में थियो को घेर लिया गया। कंकाल सैनिकों की एक सेना ने उसके चारों ओर जंग लगे ब्लेड की एक खुरदरी अंगूठी बना दी। क्रिमहिल्ट के लिए, उन्होंने गरजते हुए कहा। आवाजें गड़गड़ाहट की तरह एक दूसरे पर चढ़ गईं। हम घुसपैठिए को खत्म कर देंगे। ग्रिफिन के पंख खड़े हो गए। तो ऐसा ही है, उसने बड़बड़ाया। ये सोचकर कि यह एक मानव जिसका नाम क्रिमहिल्ट है के लिए एक अवशेष के स्वामित्व की रक्षा करने के लिए इतना आगे बढ़ गया। अचानक एक तीर उनकी ओर आया। थियो ने अपना हाथ उठाया और उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसे घुमाते हुए एक डार्ट की तरह वापस फेंक दिया। तीर ग्रिफिन के पास से उड़ता हुआ एक दौड़ते कंकाल की खोपड़ी के आर पार हो गया, उसे धूल में बदलते हुए। बाकी कंकाल सैनिक लड़खड़ाए, उनकी खोखली आंखें और चमकने लगीं। थियो ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका चेहरा कठोर था। वे बहुत सारे हैं, उसने कहा, लेकिन कुछ खास नहीं। मुझे बस इन्हें काटना होगा। काफी आसान है। परी ड्रैगन पास आकर सिर हिलाते हुए बोला। यह उतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। थियो ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? ध्यान से देखो, परी ड्रैगन ने गंभीरता से कहा, गिरे हुए कंकाल की ओर इशारा करते हुए। थियो की नजरें उस ओर गईं और ठहर गईं। वह कंकाल जिसका खोपड़ी कुछ क्षण पहले टूट गया था, हिल रहा था। उसकी उंगलियां फड़क रही थीं, हड्डियां जगह पर खटक रही थीं, जैसे वह धीरे धीरे अपनी तलवार फिर से उठा रहा हो। उसकी खोपड़ी के टुकड़े फिर से जुड़ने लगे। हल्की चमक के साथ वे फिर से आकार लेने लगे। वे साधारण सैनिक नहीं हैं, परी ड्रैगन ने कहा। वे अमर योद्धा हैं, ड्रैगन फैंग्स। पुनर्जीवित सैनिक ने हड्डियों को कंपा देने वाली गर्जना की। घुसपैठिए को समाप्त करो, उसने गरज कर कहा, और जैसे लहर बाकी भी उसका अनुसरण करने लगे, थियो की ओर बढ़ते हुए तलवारें उठाए। उनकी खोखली आंखें प्रतिशोध की रोशनी से जल रही थीं। थियो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि टूटे हुए कंकाल खुद को फिर से जोड़ने लगे। लेकिन फिर वह परिचित मुस्कान लौट आई, तेज और साहसी, जब उसने थोड़ी उत्तेजना के साथ बुदबुदाया, हाँ, यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कंकाल सैनिक हर दिशा से उतर आए, शाखाओं से कूदते हुए, छाल पर रेंगते हुए। उनके जंग लगे हथियार मध्यम भयानक रोशनी में चमक रहे थे। जंगल में अराजकता फैल गई जब स्टील और हड्डी टकराए और क्रिमहिल्ट की कब्र की कहानी फिर से जाग उठी। उसकी तलवार हवा में धुंधली होकर कट गई, बाएं दाएं ऊपर घूमते हुए, हर वार साफ, जानबूझकर और घातक। स्टील के हड्डी से टकराने की आवाज जंगल में गूंज उठी जब खोपड़ियां टूट गईं और पसलियां चटक गईं। लेकिन हर सैनिक के गिरने पर दो और उसकी जगह ले लेते। ग्रिफिन पास में मंडरा रहा था, पंख फैलाते हुए, अपनी चोंच को चिड़ में छटकाते हुए। हम इस अंतहीन लड़ाई को हमेशा के लिए नहीं लड़ सकते, ये गरजा। थियो ने एक और तलवार को रोका। चिंगारियां फूट पड़ीं जब उसने सांसों के बीच जवाब दिया, तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? ग्रिफिन की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं तुम्हारे उस मोटे दिमाग के लिए एक सलाह दूंगा। वह क्रीमहिल्ट व्यक्ति, तुमने कहा था कि वह तुम्हारी तरह एक इंसान था, है ना? फिर उसे अपनी मालिकियत छोड़ने के लिए कहो। यह इतना ही सरल है। थियो ने एक और तीर को रोका। उसकी निराशा उबल रही थी। वह एक महान नायक है। उसने चिल्लाते हुए दो आगे बढ़ते कंकालों को काट दिया। अगर वह इस सब के बाद भी जीवित है तो क्या तुम उसे अब भी इंसान कह सकते हो, मूर्ख? ग्रिफिन ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसे घूरते हुए। अभिमानी नश्वर, मूर्ख को सलाह देना बेकार है, उसने थकान से बड़बड़ाया। थियो ने हवा में ग्रिफिन की चोंच पकड़ ली, घूरते हुए। तुम फिर से कहना चाहते हो, तुम बड़े। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसकी आंखों के सामने एक नीला होलोग्राफिक चमक दिखाई दी। सिस्टम सूचना, यह कालकोठरी लेविथान द्वारा क्रिमहिल्ट के लिए छोड़ा गया अंतिम उपहार है। उपहार का स्वामित्व क्रीमहिल्ट से प्राप्त करें। थियो का चेहरा जम गया। उपहार का स्वामित्व प्राप्त करें, उसने सोचा। रुको, तो हो सकता है कि ग्रिफिन सही हो। लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, कंकाल सैनिक फिर से हमला कर चुके थे। हर दिशा से मौत की लहर की तरह आ रहे थे। थियो ने तेजी से ऊपर देखा। उसकी पुतलियां फैल गईं। अच्छा नहीं है। एक पल में वह हवा में कूद गया। एक तेज गति से उसने अपना हाथ बढ़ाया। टेलीकिनेसिस के माध्यम से कई तलवारें बुलाईं। वे उसके बगल में अस्तित्व में आ गईं, चमकती हुई और हवा में निलंबित। थियो ने उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया। अंधाधुंध गति से ऊपर की ओर बढ़ते हुए अफरा तफरी के ऊपर लटकती एक मोटी शाखा को पकड़ लिया। नीचे सैकड़ों कंकाल सैनिक पेड़ों पर चढ़ते हुए अपनी खोखली आंखों से लाल चमकते हुए चिल्ला रहे थे, घुसपैठिए को खत्म करो। थियो शाखा से लटकते हुए अपने नीचे के झुंड को देख रहा था।
यह सिर्फ अंतहीन पुनर्जीवन नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। फिर अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी कौशल सक्रिय की। हैचलिंग सिंक्रोनाइजेशन माइंड गेट से एक तीव्र गूंज उसके शरीर में गूंज उठी। उसकी आंखें चमकीली नीली हो गईं। उसकी धारणा तालाब में लहरों की तरह फैल गई। वह कंकाल सेना की हरकतें महसूस कर सकता था। उनकी आभाएं उसके चारों ओर धड़कती हुई बेचैन ऊर्जा का जाल। आओ, थियो बुदबुदाया, आंखें इधर उधर दौड़ाते हुए। अगर मेरी धारणा सही है तो कुछ अलग होना चाहिए। और फिर उसने उसे देखा। भीड़ में एक कंकाल सैनिक अलग दिखाई दिया। उसकी आभा लाल रंग में जल रही थी। अन्य की फीकी नीली आभा के विपरीत ऊर्जा गलत महसूस हुई, अधिक शक्तिशाली, पुरानी। थियो के होंठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। तुम्हें ढूंढ लिया। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना वह शाखा से कूद पड़ा। तलवारें उसके पैरों के नीचे प्रकाश की सीढ़ियों की तरह प्रकट हुईं जब वह लाल आभा वाले सैनिक की ओर हवा में दौड़ा। जब वे सब मुझ पर पहले दौड़े, थियो ने सोचा, एक था जो मुड़ा और भाग गया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। जैसे ही थियो करीब आया, कंकाल सैनिक का सिर ऊपर उठा। घुसपैठियां, उसने खड़खड़ाती आवाज में कहा। उसकी खोखली आंखों में घबराहट झलक रही थी। थियो ने अपनी तलवार उठाई जिसकी धार काले बिजली से चमक रही थी। बहुत देर हो चुकी है, उसने फुसफुसाया। लाइटनिंग ड्रैगन फ्लैश तकनीक, लाइटनिंग नीडल। उसकी तलवार से काले बिजली के बोल्ट फूट पड़े, आड़ी तिरछी लकीरों में बरसते हुए। वे हवा को चीरते हुए जमीन और कंकाल सैनिक को एक साथ मारते हुए एक कानफोड़ू विस्फोट पीछा किया, क्षेत्र को अंधेरे प्रकाश में डुबो दिया। थियो ने हवा में कलाबाजी की, उस पर झपटते हुए दो और कंकाल सैनिकों को काटते हुए फिर एक और शाखा पर उतरा। नीचे धुआं साफ हो गया। केवल टूटे हुए हड्डियां और जली हुई धरती बची थी। उसके मन में एक प्रणाली की ध्वनि गूंज उठी। सिस्टम सूचना, क्रीमहिल्ड के अवशेष एकत्रित किए गए। बाकी अवशेष इकट्ठा करो ताकि अंततः क्रीमहिल्ड से मिल सके। थियो की सांसें स्थिर हो गईं जब उसने नीचे तबाही की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। तो ऐसा है, उसने बुदबुदाया, अपनी तलवार को और कसकर पकड़ते हुए। जैसे ही नीली सूचना गायब हुई, थियो ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और ठिठक गया। उसकी हथेली गहरे धड़कते हुए लाल प्रकाश से चमक रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां खोली, अपनी हथेली में एक छोटा हड्डी का टुकड़ा प्रकट करते हुए जो चिकना, प्राचीन और शक्ति से भरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक और सूचना चमकी। सिस्टम अधिसूचना, वस्तु प्राप्त हुई, क्रीमहिल्ड की तीसरी ग्रीवा की हड्डी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में खोज की उत्तेजना चमक रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, उसने बुदबुदाया, अवशेष की भयावह चमक की प्रशंसा करते हुए। मैं सही था। उसने टुकड़े को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मुझे बस इन्हें इसी तरह इकट्ठा करते रहना है। दृश्य काल कोठरी की गहराइयों से दूर तैरते द्वीप समूह के बंदरगाह की ओर बदल गया, जो अब एक निरंतर तूफान में घिरा हुआ था। बारिश की चादरें लकड़ी के घाटों पर बरस रही थीं। रात बिजली की चमक से चीर दी गई। मजदूर इधर उधर भाग रहे थे। बंदरगाह में लंगर डाले जहाजों पर भारी बक्से लाद रहे थे। उनके भीगे कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। उनके जूते टखने गहरे पानी में छपछपा रहे थे। अराजकता के बीच उनमें से एक ने जहाज के गोदाम की ओर चलते हुए एक अकेली आकृति को देखा। एक आदमी जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके कदम नपे तुले और बिना जल्दबाजी के थे। तुम बंदरगाह पर देर से आए हो, गोदाम के प्रभारी ने तूफान के ऊपर अपनी आवाज उठाते हुए कहा जब वह पास आया। क्या कुछ हुआ? काले कपड़ों में लिपटी आकृति ने मध्यम लालटेन की रोशनी के नीचे थोड़ी देर के लिए रुक कर देखा। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था और उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। कुछ भी उल्लेखनीय नहीं। वह डॉक मास्टर के पास से गुजरा। उसके जूते गीली तख्तों पर गूंज रहे थे। डॉक मास्टर ने अजीब प्रतिक्रिया पर भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। फिर भी उसने बुदबुदाया, तनाव को हल्का करने की कोशिश करते हुए, झरने चीजों को आसान बना देते हैं, पायलट। लेकिन आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल एक हल्की गुनगुनाहट जो आदमी की रीढ़ में बेचैनी पैदा कर गई। पायलट ने दांत भींच लिए, हल्का सा घूरते हुए जब वह उसके पीछे गंगप्लैंक पर चढ़ा। इसका क्या मतलब है? उसने अपने साथी से फुसफुसाया। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, यहाँ क्या हो रहा है? पायलट हकलाया। आंखें चौड़ी हो गईं। हर जगह शव, यात्री, नाविक, गार्ड, यहाँ तक कि व्यापारी भी सभी निःशब्द पड़े थे। उनकी आंखें खाली और चेहरे पीले। मौत की दुर्गंध नमक के पानी के साथ मिल गई थी। डेक बारिश और खून से फिसलन भरा था। एक युवा क्रूमैन घुटनों के बल गिर पड़ा, कांपते हुए। यह क्या बला है? उसने फुसफुसाया। आवाज टूट रही थी। यात्री, वे सब मर चुके हैं। लबादा पहने व्यक्ति उनके पास से गुजरा, बिल्कुल बेफिक्र। उसकी आवाज चिकनी और क्रूर थी। वे मूर्ख तैरते द्वीप के सैनिक,
उसने धीरे से कहा। ड्रैगन को मारने वाली तलवार उनके पैरों तक लुढ़क गई और फिर भी वे उसे फिसलने देने में कामयाब रहे। उसने अपनी चोगे के नीचे से एक मुखौटा निकाला, धातु का, काला और एक लाल प्रतीक के साथ जो एक सांप की आंख की तरह था। तूफान की रोशनी उसकी सतह पर चमक रही थी जब उसने इसे अपने चेहरे पर लगाया, अपनी विशेषताओं को छुपाते हुए। ये मायने नहीं रखता कि इसे कौन पकड़ता है, उसने अपने सिर के पीछे मास्क की पट्टी कसते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी हो गई, धमकी से गूंजती हुई। आखिरकार तैरता हुआ द्वीप खुद, उसने ठंडे संतोष के साथ कहा, पहले से ही हमारे हाथों में है। जैसे ही बिजली कड़की, उस आदमी का नाम बारिश से भीगी हवा में एक श्राप की तरह लटका रहा। लॉर्ड,